एक चांदी जैसी तीर की लकीर अंधेरे को चीरती हुई हवा में फुफकारती हुई सीधे शियाओ यी की ओर बढ़ी। अच्छा नहीं है। शियाओ यी का रंग रूप अचानक बदल गया, क्योंकि वह सहज रूप से लड़खड़ाकर एक ओर लुढ़क गया। धम्म। ठंडा तीर ठीक उसी जगह लगा जहां वह था। तीर के अंत में लगा पंख भिनभिनाने की ध्वनि के साथ कंपन कर रहा था। ज़ियाओ यी की नज़रें सख्त हो गईं जब वह तीर की दिशा की ओर मुड़ा, तभी उसे एक अफसोस भरी आवाज़ सुनाई दी। वह सचमुच चकमा दे गया। कितने अफसोस की बात है, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। वरना मैं तुम्हारा सिर उस युवा गिरोह के नेता को दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने से पहले ही भेंट कर देता। युवा गिरोह का नेता। जियो यी की निगाहें तेज हो गईं। एकमात्र व्यक्ति जिसे वह जानता था, जिसे उस नाम से पुकारा जाता था, वह था लेई बाओ। ज़ियाओ यी ने झाड़ियों से निकलती हुई आकृति को देखा। क्या लेई बाओ ने तुम्हें भेजा है? पास आता हुआ आदमी भालू की तरह हट्टा कट्टा था। उसके हाथ में एक बड़ा सींग वाला धनुष था। उसकी आंखें ऐसी गुस्से से भरी थीं मानो वह कांसे की घंटियों से बनी हो, और उनमें खून की प्यासी चमक थी। ये ब्लैक टाइगर गैंग का झाओ शी था, जो अपनी पीठ पर लटके शेर के सिर वाले हथौड़ों के लिए जाना जाता था। उसने हथौड़ों को हटाया और उन्हें आपस में टकराया, जिससे एक हल्की सी आवाज़ आई। झाओ शी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये सही है, युवा गैंग लीडर ने मुझे तुम पर नज़र रखने का आदेश दिया था। लेकिन अभी जो मौका मिला था, वह इतना अच्छा था कि मैं उसे गंवा नहीं सका। अफसोस है कि तुम बच गए। जियो यी ने ठंडी सांस ली और अपनी तलवार खींचकर आगे बढ़ा। मुझे मार दोगे? तुम योग्य नहीं हो। योग्य हो या नहीं, मेरे लान हेड हैमर्स तुम्हें बता देंगे। जैसे ही झाओ शी ने उपहास किया, उसका शरीर जंगली भैंसे की तरह आगे बढ़ा और भयंकर आवाज करते हुए आगे बढ़ा। जियो यी उछल पड़ा। अगर यह पहले होता तो शायद वह झाओ शी का मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन अब अपनी साधना में एक और सफलता हासिल कर लेने के बाद उसका युद्ध कौशल पहले से अतुलनीय था। कलाई के एक झटके से तलवार उसकी हथेली में आ गिरी और वह आगे बढ़ा। एक मुश्किल कोण के साथ वह झाओ शी के हमले से बाल बाल बच गया और दो पफ ध्वनियों के साथ झाओ शी की नसें काट दीं। धप धप। दोनों लोहे के हथौड़े धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और झाओ शी दर्द से चिल्लाया और अविश्वास से शियाओ यी को देखा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? उसके पास जो खुफिया जानकारी थी उसके अनुसार जियो यी का उससे कोई मुकाबला नहीं था। पर अब उसके पास जियो यी के सामने लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। लानत है, मुझे जल्दी से वापस जाना होगा और युवा गिरोह के नेता को बताना होगा कि जियो यी हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। झाओ शी की आंखें विषैले इरादे से चमक उठीं और वह पीछे घने जंगल में भागने के लिए मुड़ा। चूंकि तुम यहाँ हो तो जाने के बारे में सोचना भी मत, ज़ियाओ यी ने हाथ में तलवार लेकर कहा। तथापि वह अभी जंगल में भागा ही था कि झाओ शी की जहरीली आवाज़ गूंजी। हा, तुम इसके झांसे में आ गए। भाइयों, मेरे लिए इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। घने जंगल के भीतर ज़ियाओ यी झाओ शी को पकड़ने ही वाला था कि चार आकृतियां अचानक प्रकट हुईं, जिनमें से एक के चेहरे पर एक दुष्ट भाव था। एक हथेली का प्रहार जो पहले से ही मंडरा रहा था, अचानक नीचे आया और उसकी प्रचंड शक्ति जरा भी नहीं रुकी। हालांकि हमला अभी तक उस तक नहीं पहुंचा था, लेकिन ताड़ की हवा के कारण जियो यी के वस्त्र फड़फड़ाने लगे और उसका चेहरा विकृत हो गया। तितर बितर हो जाओ। ज़ियाओ यी ने तेजी से अपनी तलवार उठाए और झाओ शी की पीठ पर एक गहरा घाव कर दिया, जिससे झाओ शी बुरी तरह से तड़पता हुआ ढेर बन गया। उसी समय उसकी तलवार हवा में लहराए और एक फफक के साथ घात लगाए बैठे व्यक्ति की हथेली अलग कर दी। ओह मेरा हाथ, बड़े भाई, उसने सचमुच मेरा हाथ काट दिया। जल्दी करो, मुझसे बदला लो। घात लगाए बैठे व्यक्ति ने अपनी कटी हुई हथेली पकड़ रखी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने ठीक समय पर ऊपर देखा और देखा कि शियाओ यी का पैर नीचे गिर गया है और एक जोरदार धमाके के साथ उस आदमी का सिर उसकी छाती में जा लगा। जियो यी की नज़र बाकी तीन आदमियों पर गई। झाओ शी ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जियो यी को नाराजगी भरी निगाहों से देखा और दहाड़ा, झाओ जिन, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? उसे जल्दी से मार डालो। मेरा अपना निर्णय है। झाओ जिन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखें धीरे धीरे हत्या के इरादे से जम रही थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, बूढ़े दो, बूढ़े तीन, चलो साथ चलते हैं। मार डालो इसे। झाओ जिन ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उनके ठीक पीछे झाओ म्यू और झाओ शुई थे। तीनों ही व्यक्ति अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे। झाओ म्यू और झाओ शुई दोनों क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की तीसरी परत पर थे, जबकि झाओ जिन सबसे शक्तिशाली थे, जो क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की चौथी परत के शिखर पर पहुंच गए थे। साथ मिलकर गैदरिंग क्यूई क्षेत्र की पांचवीं परत का एक गुरु भी उनसे लड़ने की शक्ति के बिना नहीं रह सकता था। ज़ियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, खून से सनी एक टहनी को पकड़े हुए, और हमले का सामना करने के लिए पहल की। 1000 सैनिकों को साफ करना। टहनी बह गई। टहनी पर लगा खून आगे की ओर छलक आया और प्लॉप की आवाज़ के साथ खून की एक बूंद झाओ म्यू की आंख पर गिरी, जिससे उसने अचानक अपनी आंख बंद कर ली।
जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो जियाओ यी उससे आगे निकल चुकी थी। झाओ म्यू ने पलटकर देखा तो पाया कि उसका शरीर हिल नहीं सकता था, केवल उसका सिर ही जमीन की ओर झुका था। धम्म, जैसे ही सिर जमीन से टकराया, जियाओ यी ने एक तेज झंझनाहट के साथ टहनी को आगे की ओर किया, जिससे झाओ शुई द्वारा चलाए गए लंबे भाले का भाला विफल हो गया। आगे की ओर तेजी से टहनी झाओ शुई की छाती में धंस गई, उसकी पीठ को चीरती हुई। झाओ म्यू, झाओ शुई, झाओ जिनकी आंखें फटने वाली थीं, और पलक झपकते ही जियो यी ने 2 आदमियों को मार डाला, जिससे वह पूरी तरह से भयभीत हो गया। जियो यी की बर्फीली निगाहों को अपने ऊपर टिका हुआ देखकर झाओ जिन को अपने पूरे शरीर पर बर्फीली ठंडक महसूस हुई, उसका चेहरा घबराहट से भर गया और वह अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ने लगा। जियो यी ने लगातार पीछा किया। धिक्कार है, ये बच्चा क्यूई गैदरिंग क्षेत्र का एकमात्र नौसिखिया इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कोई फायदा नहीं, मैं बच नहीं सकता। झाओ जिनका चेहरा अचानक बदल गया, यह महसूस करते हुए कि जियोई का आक्रमण तेजी से उसके पास आ रहा था। उसने अपने दिल को मजबूत किया। उसने अपने बगल में खड़े झाओ हुओ को पकड़ लिया और उसे अपने पीछे फेंक दिया। धम्म, झाओ हुओ का शरीर जियाओई के हाथ में पड़ी टहनी से सट गया, उसके शरीर को चीरता हुआ एक और ठंडी लाश जुड़ गई। झाओ जिन ने और देर तक रुकने की हिम्मत नहीं की, एक सींग वाला धनुष निकाला और जियाओई पर कई तीर चलाए, फिर मुड़कर भाग गया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ भाग रहे हो? जियो यी की ठंडी आवाज़ उसके पीछे से गूंजी, जिससे झाओ जिन को ठंड लग गई और उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। धधकती हवा पीछा तलवार, सितारों और चंद्रमाओं का पीछा करते हुए। जियाओ यी ने एक हाथ से तीर पकड़ रखा था, उसकी तलवार की गति अपनी चरम सीमा पर थी, हर बार एक तीर को तोड़ रहा था। उसने तीरों की बारिश के बीच खून से लथपथ रास्ता बनाया, उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, आत्मा का पीछा करने वाला, जीवन छीनने वाला। वाह! उसकी आकृति ने प्रतिबिंबों का एक निशान छोड़ा और जब वे पुनः एकत्रित हुए तो वह पहले ही झाओ जिन के सामने प्रकट हो चुका था। एक झटके के साथ तलवार झाओ जिन के गले में घुस गई। एक झटके से झाओ जिन का सिर 2 भागों में विभाजित हो गया। बस कुछ ही सांसों में सिर्फ झाओ शी ही बचा था, जो मुश्किल से अपनी जान बचा रहा था। वह खून से लथपथ था, उसके पैर जवाब दे गए थे और वह कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जियाओ यी इतना भयानक होगा, पलक झपकते ही उसकी 5 आदमियों की टीम को मौत के घाट उतार देगा। उसके होंठ कांप रहे थे। मत करो, मुझे मत मारो, मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था, प्लीज। धम्म, जियाओ यी ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, जिससे उसका दाहिना हाथ कट गया। मुझे मत मारो, झाओ शी ने तीव्र दर्द को सहन करते हुए कांपते हुए एक भेड़ की खाल का नक्शा सौंप दिया। मेरे पास एक नक्शा है जो एक प्राचीन मकबरे के स्थान को चिन्हित करता है। जब तक आप मुझे जाने देंगे, मैं आपको नक्शा देने को तैयार हूं। जियो यी ने उदासीनता से कहा, तुम्हें मार कर भी नक्शा मेरा ही है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं ब्लैक टाइगर गैंग से हूं। झाओ तियानबाओ का चेहरा भय से भर गया, वह उन्मादपूर्ण चीखें मार रहा था, लेकिन जियो यी अब उसे बोलते हुए सुनने के लिए परेशान नहीं हो सकता था। उसने धधकती हवा की तलवार को हवा में उठा लिया। धम्म, तलवार की खून से सनी धार ने झाओ शी के सिर को छेद दिया, जिससे वह 2 टुकड़ों में बंट गया। पलक झपकते ही शियाओ यी की निगरानी के लिए भेजे गए ब्लैक टाइगर गैंग के सभी 5 विशेषज्ञ मारे गए। जियो यी ने अपनी तलवार से भेड़ की खाल का नक्शा उठाया, फिर युद्ध की लूट के लिए खोजबीन की, कुल 53,000 टेल चांदी इकट्ठा की, जिसमें सबसे उल्लेखनीय झाओ शी से 20 क्यूई गैदरिंग एलिक्सिर प्राप्त करना था। तो क्या ये शेंटोंग क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की कब्र है? ये वही जगह है जहां बैंगनी रंग के रक्त अजगर विचरण करते हैं और देखने लायक है। लेकिन उसने अपने हाथ में लिए नक्शे की ओर देखा। झाओ शी के अनुसार लेई बाओ और अन्य लोग भी दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे हैं। मुझे पहले ये स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं इन अमृतों को परिष्कृत करने और अपनी साधना को बढ़ाने के लिए एक एकांत क्षेत्र ढूंढूंगा। एक बार लेई बाओ और बाकी लोग आ जाएं, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे चले न जाएं। जियाओ यी को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। घने जंगल में दर्जनों आकृतियां तेजी से आगे बढ़ीं और कुछ ही देर बाद वे उस स्थान पर बस गईं जहां झाओ शी और उनके आदमियों की मृत्यु हुई थी। युवा मास्टर, झाओ शी और उनकी टीम पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जमीन पर बिखरे शवों को देखकर नवागंतुक ने शवों का गहन निरीक्षण किया और गंभीर स्वर में कहा, उनके घावों को देखकर ऐसा लगता है कि यह धधकती हवा की तलवार का काम है। झांग शियोंग, क्या तुम्हें यकीन है कि यह धधकती हवा की तलवार थी? लेई बाओ ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। उनके सामने खड़ा आदमी काले कपड़े पहने, चेहरे पर भयंकर निशान के साथ झांग जियोंग था, जो झांग परिवार शिकार दल का नेता था, जो क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की 8वीं परत के शिखर पर था और वर्षों तक दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला में राक्षसी जानवरों से लड़ने के कारण उनकी युद्ध क्षमता गैदरिंग क्यूई क्षेत्र के एक साधारण 9वें स्तर के योद्धा के बराबर थी।
फैंगेओ की आंखें भयंकर चमक से चमक उठीं। झांग जी की धधकती पवन तलवार जियाओ यी के हाथों में है, ऐसा लगता है कि ये सभी लोग उसी के द्वारा मारे गए थे। झांग शियोंग ने झाओशी की लाश पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिर हिलाया। झाओशे और झाओ जिन, ये पांचों मिलकर काफी ताकतवर थे। मुझे भी उनसे निपटने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जियाओ यी उन्हें मार पाता और यहाँ युद्ध के निशानों को देखते हुए, तो वह उन पांचों आदमियों पर पूरी तरह हावी था और उन्हें पूरी तरह से कुचल रहा था। मेरे अनुमान के अनुसार उसकी साधना कम से कम क्यूई संग्रहण क्षेत्र की छठी परत से कमजोर नहीं होनी चाहिए। क्या क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की छठी परत? फैंगेओ पूरी तरह से हैरान था। लेई बाओ का चेहरा भी सदमे से भर गया। पहली बार जब मैंने उसे देखा था तब वह भौतिक शरीर क्षेत्र की 10वीं परत पर ही था। कितना समय बीत गया है, और अब वह क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की छठी परत के बराबर हो गया है। हर कोई हौंफिने से खुद को नहीं रोक सका। शियाओ यी को नानहुआंग शहर में आए हुए केवल 1 महीना ही बीता था, फिर भी वह पूरी तरह से साधना से रहित होने से क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र की छठी परत के बराबर एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था। खेती की ऐसी दर वास्तव में भयावह थी। लेई बाओ का चेहरा उदास था। हम इस बच्चे को कतई नहीं रहने दे सकते। अगर हम उसे बढ़ने देंगे तो मुझे डर है कि भविष्य में हम सभी को उसका सम्मान करना पड़ेगा। हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा, फॉन्गेओ ने कहा। झांग शियोंग ने सहमति में घुरघुराहट भरी। उसकी आंखें ठंडी और क्रूरता और पागलपन से भरी थीं। निश्चिंत रहो, मैं शिकार दल के सबसे अच्छे सदस्यों को लेकर आया हूं। वे जल्द ही शियाओ यी का पता लगा लेंगे। हालांकि इस जंगल में अपनी उपस्थिति छिपाना आसान है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। छाया, बाहर आओ। भीड़ में से एक काली आकृति उभरी। कैप्टन, निश्चिंत रहें, मुझे पता है कि क्या करना है। ... घने पत्तों वाले एक विशाल वृक्ष के ऊपर शियाओ यी पालथी मारकर बैठा था। उसकी हथेलियां ऊपर की ओर थीं, उसकी आंखें कसकर बंद थीं, उसके शरीर के चारों ओर की आभा लहरा रही थी और उतार चढ़ाव हो रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी के सार की धाराएं उसके शरीर में समाहित हो गईं और उसके रहस्यमय कौशल के घूर्णन के साथ उसकी अपनी साधना में वृद्धि हुई। पिछले 2 दिनों में वह झाओशे से लूटे गए 20 क्यूई संग्रहण अमृतों को परिष्कृत कर रहा था, और अब उसकी साधना 2 स्तर ऊपर उठकर क्यूई संग्रहण क्षेत्र की तीसरी परत तक पहुंच गई थी। एक फुसफुसाहट के साथ उसने एक लंबी, गंदी सांस छोड़ी। जियाओ यी ने एकत्रित आवश्यक आभा को अपने भीतर के ईश्वरीय सीलिंग बीज में प्रवाहित किया, जिससे ईश्वरीय सीलिंग बीज लगातार सक्रिय होता रहा। 20 क्यूई संग्रहण अमृत और क्यूई संग्रहण क्षेत्र की तीसरी परत की आवश्यक आभा ने कुल 40 ईश्वरीय सीलिंग बीजों को सक्रिय किया, जिससे उसके पास सक्रिय ईश्वरीय सीलिंग बीजों की कुल संख्या 80 हो गई। ईश्वरीय सीलिंग बीजों से प्राप्त शक्ति की प्रतिक्रिया से जियाओ यी एक चमकदार चमक से घिर गया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, तलवार इरादे के अंकुर और धधकती हवा की तलवार के साथ, वह 8वीं परत शिखर पर एक लड़ाकू को हराने में सक्षम था। जियाओ यी ने तुरंत अनंत मकबरे में प्रवेश किया, लेकिन 80 ईश्वर सीलिंग बीजों को जागृत करने के बाद भी वह अभी भी सील करने के लिए एक नया लक्ष्य खोजने में असमर्थ था। लगता है मेरी ताकत अभी भी काफी नहीं है। जियाओ यी असहाय होकर शाश्वत मकबरे से बाहर निकल गया। अपनी मौजूदा ताकत से मैं गैदरिंग क्यूई क्षेत्र की 9वीं परत को मुश्किल से ही संभाल सकता हूं, लेकिन वह बैंगनी पैटर्न वाला रक्तजगर गैदरिंग क्यूई क्षेत्र के शिखर के बराबर है। मुझे उस शेंटोंग क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र पर जाना चाहिए जिसका जिक्र झाओशी ने किया था। नक्शे का अनुसरण करते हुए जियाओ यी अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद से 3 दिन और रात बीत चुके थे। उनकी साधना क्यूई संग्रहण क्षेत्र की प्रथम परत से तीसरी परत तक आगे बढ़ चुकी थी, और यह वास्तव में झाओशे द्वारा प्रदान किए गए 20 क्यूई संग्रहण अमृतों के लिए महत्वपूर्ण था, अन्यथा इतनी तीव्र प्रगति असंभव होती। जैसे ही वह आगे बढ़ा, जैसे ही वह नक्शे पर दर्शाए गए प्राचीन मकबरे के पास पहुंचने वाला था, अचानक आगे की झाड़ियों से मदद के लिए एक पुकार गूंजी, बचाओ, मुझे बचाओ। जियाओ यी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। एक अस्त व्यस्त और खूबसूरत महिला, हताश सी, भाग रही थी। 3 खूंखार दिखने वाले युवक लगातार उसका पीछा कर रहे थे। शियाओ यी को देखते ही महिला की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी गति तेज कर दी। वह जियाओ यी के पास दौड़ी और उसके पीछे छिप गई। दयनीय दृष्टि से देखते हुए बोली, युवा मास्टर, मुझे बचाओ। तीनों युवक उनके पीछे पीछे आए और भयंकर आवाज में गुर्राते हुए बोले, बच्चे, दूसरों के काम में दखल मत दो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो चले जाओ, वरना हम तुम्हारे साथ भी निपट लेंगे। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाईं और तीनों युवकों की ओर देखा। भागो, तुम्हारी इच्छा मृत्यु की है, बच्चे, उनमें से एक चिल्लाया। भाइयों, उसे मार डालो। जैसे ही उन तीनों ने हत्या का इरादा जताया, जियाओ यी ने ठंडी सांस ली और जल्दी से आगे बढ़ा। 8 चरम सीमाएं ढह गईं। 8 चरम सीमाएं झुकें, 8 चरम झूले। एक मुक्का, एक धक्का और एक झटके से तीनों आदमी जमीन पर गिर पड़े, हिलने डुलने में असमर्थ। 8 चरम मुट्ठी एक मार्शल आर्ट थी जो अपनी घातक क्षमता के लिए पूरे ब्लू स्टार क्षेत्र में जानी जाती थी।
शुक्रिया महोदय, मेरी जान बचाने के लिए। मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए एक खजाना है, महिला ने शियाओई के सामने खड़े होकर कृतज्ञता से कहा। उसने गहराई से झुककर प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही वह उठी, उसके चेहरे पर कृतज्ञता और मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक धूर्त, डरावनी मुस्कुराहट ने ले ली। मर जाओ। स्विश, उसके हाथों से सफ़ेद पाउडर उड़ गया। जैसे ही सफ़ेद पाउडर शियाओई पर गिरा, उसका शरीर कांप उठा, गतिहीन हो गया। महिला खिलखिला कर हंसी। शियाओई, शर्त लगा लो कि तुमने ये सब होते नहीं देखा होगा, है ना? मेरे मसल लॉकिंग पाउडर से तुम अगले आधे घंटे के लिए लकवाग्रस्त हो जाओगे, पूरी तरह से मेरे रहमोकरम पर। तुम कौन हो? तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? जियाओ यी की भौहें तन गईं। महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं झांग परिवार की शिकार टीम की छाया हूं, जिसे युवा गिरोह के नेता ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है। और हम भी। हा, जियाओ यी, क्या तुम भी अपनी मृत्यु से मिल चुके हो? पागलों जैसी हंसी के बीच झांग शियोंग, फोंगेओ और लेई बाओ की आकृतियां एक के बाद एक प्रकट हुईं। झांग परिवार की शिकार टीम और ब्लैक टाइगर गैंग के सदस्य, कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोग, प्रकट हुए और उसे पूरी तरह से घेर लिया। तो ये तुम थे? जियो यी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए फैंगएओ और अन्य लोगों की जांच की। ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना? सोचा था कि तुम एल्दयान पर भरोसा कर सकते हो। अगर तुम इतने सक्षम हो तो उसे अभी बुलाओ। हा। गर्व से भरा, फैंगएओ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन फिर भी उसने झांग जियोंग की ओर देखा। वह हिल नहीं सकता, है ना? झांग जियोनग ने सिर हिलाया। उसे मसल लॉकिंग पाउडर लगा है। वह आधे घंटे तक हिल नहीं पाएगा। हे, आधा घंटा, है ना? ये काफ़ी है। फोंगेओ ने एक क्रूर मुस्कान के साथ जियाओ यी से संपर्क किया। जियाओ यी, क्या तुमने मुझे नीचा नहीं देखा? क्या तुम मुझे मारने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण नहीं थे, ये कहते हुए कि तुम मेरे भाई के वापस आने का इंतजार करोगे ताकि मैं देख सकूं कि तुम उसे कैसे मारोगे? अब मुझे बताओ, कौन किसे मार रहा है? उसने एक खंजर निकाला और उसे शियाओ यी के सामने लहराया। तो क्या मुझे ये चाकू तुम्हारे दिल में घोंप देना चाहिए या तुम्हारा गला चीरकर तुम्हारा खून धीरे धीरे बहता हुआ देखना चाहिए? और ठीक है, क्या तुम नहीं कह रहे थे कि मुझे फोन किंगजू को छूना नहीं चाहिए? क्या मैं तुम्हारा नपुंसकीकरण कर दूं, तुम्हारा सिर काट दूं और फिर तुम्हारे सामने ही फोन किंगजू का बलात्कार करूं? ये कैसा लग रहा है? किंगजू के सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की और मैं तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। जियो यी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। अयो, तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी मुझे धमकी दे रहे हो। जाओ और नरक में फोन किंगजू से मिलो। एक क्रूर हंसी के साथ फैंगएओ ने अपना खंजर जियाओ यी के महत्वपूर्ण अंगों की ओर घुमाया। वाह! खंजर ठंडी रोशनी के साथ चमकता हुआ जियाओ यी के महत्वपूर्ण अंगों पर वार कर रहा था। तथापि खंजर अचानक रुक गया, आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। फैंगएओ के चेहरे पर एक भयंकर विकराल भाव जम गया। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी थीं, जैसे वह अपनी कलाई को घूर रहा हो। उसे एक हाथ ने कसकर पकड़ रखा था और उस हाथ से निकलने वाली भयानक शक्ति ने उसकी कलाई को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। उसके अंदर तुरंत ही पीड़ादायक दर्द दौड़ गया। खंजर उसकी पकड़ से गिर गया। आह! मेरा हाथ! जियो यी ने खंजर छीन लिया और फोंगएओ की चीखों के बीच उसे उसकी कमर की ओर ले आया। छींटे! खून का एक फव्वारा तेजी से फूटा, जिससे फैंगएओ के नीचे का इलाका तुरंत लाल दलदल में बदल गया और छोटी उंगली के आकार का एक टुकड़ा खून के कुंड में गिर गया। फैंगएओ दर्द से चीख उठा, जबकि शियाओई भावशून्य रहा। उसने पहले उसका गला चीर दिया। ताज़ा खून को स्वतंत्र रूप से बहने देना। और फिर फोंगएओ के दिल में खंजर गहराई तक घुसा दिया। धप धप फैंगएओ खून के तालाब में छटपटाता रहा, जब तक कि उसका खून बहकर उसकी मौत नहीं हो गई। आखिरी पल तक उसकी आंखें खुली रहीं, अविश्वास से भरी रहीं। ये समझ नहीं पा रहा था कि जहर से पीड़ित जियाओई अब भी कैसे हिलडुल सकता है। फोंगएओ की हत्या के बाद जियोई की नज़रें थोड़ी सी ऊपर उठकर लेईबाओ, झांग जियोंग और अन्य लोगों पर टिक गईं, जिनके चेहरे पर भय के भाव थे। झांग यंग ने अविश्वास में कहा, आपको स्पष्ट रूप से मेरे मसल लॉकिंग पाउडर से जहर दिया गया था। आप कैसे? मांसपेशियों को लॉक करने वाला पाउडर? क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? जियोई मुस्कुराया और अपना हाथ एक तरफ फेंक दिया, जिससे सफ़ेद पाउडर का एक बादल बिखर गया। अरे, ये तो मसल लॉकिंग पाउडर है। रास्ते से हट जाओ, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। झांग जियोंग का चेहरा एकदम बदल गया जब उसने लेईबाओ को धक्का दिया और तेजी से पीछे हट गया। लेकिन जियोई तेज था। जैसे ही मसल लॉकिंग पाउडर हवा में फैला, धधकती हवा की पीछा करने वाली तलवार उसके हाथ में आ गई और उसने अपनी तलवार से शिकार दल के सदस्यों और ब्लैक टाइगर गैंग को एक एक करके मार गिराया। मसल लॉकिंग पाउडर से अचंभित और स्तब्ध ये दुर्जय प्रतिद्वंद्वी शियाओई के लिए लकड़ी के निशानों की तरह असहाय खड़े थे। 30 से अधिक लोग, पलक झपकते ही केवल 6 ही बचे। जियाओ यी, जो धधकती हवा की पीछा करने वाली तलवार लिए हुए था और खून से नहाया हुआ था,
उसने दुष्ट क्यूई उत्सर्जित की जिसने आकाश को भेद दिया, जबकि उसके तलवार इरादे का बीज नरसंहार के बीच और भी लाल हो गया। उसने जो समझा वह वध तलवार इरादा था, एक मार्शल आर्ट मानसिकता जो युद्ध और हत्या पर केंद्रित थी। गुरगल, लेई बाओ का पूरा शरीर कांप उठा, उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। जियाओ यी को खून से लथपथ देखना उसके लिए ये तस्वीर एक बुरा सपना बन गई थी। अगर वह जियाओ यी को मार नहीं पाता तो जिंदगी भर उस साए से बाहर नहीं निकल पाता। झांग जियोंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसका चेहरा एक भयंकर क्रोध में बदल गया। वह झांग परिवार के शिकार दल के 18 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लाया था, जो उनकी लड़ाकू शक्ति के लगभग आधे से ज्यादा थे, और अब वहां केवल वह, झांग यंग और 3 अन्य क्यूई गैदरिंग क्षेत्र के तृतीय स्तर के विशेषज्ञ ही बचे थे। बाकी सब मर चुके थे। ये झांग परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। झांग यंग की आंखें लाल हो गईं। क्यों? तुम पर तो मेरे मसल लॉकिंग पाउडर का स्पष्ट असर हुआ था, फिर तुम पर इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ? जियाओ यी ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए और सहजता से कहा, तुम्हें देखते ही मुझे शक हो गया था कि तुम कुछ गलत करने वाले हो और मैं तुमसे सावधान हो गया था। जब तुमने मसल लॉकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया तो मैंने अपनी इंद्रियों को बंद कर लिया और थोड़ा पाउडर भी इकट्ठा कर लिया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना तुम जैसे इतने सारे लोगों के साथ इससे निपटना इतना आसान नहीं होता। तू झांग यंग इतनी क्रोधित थी कि उसके मुंह के कोने से खून की धारा बहने लगी, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। अभी कुछ देर पहले वह ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसने शियाओ यी को फंसा लिया है, लेकिन वह हमेशा से ही जियाओ यी द्वारा खेली गई थी। झांग शियोंग ने ठंडे स्वर में कहा, जियाओ यी, मुझे मानना होगा कि हम सब ने तुम्हें कमा का है। नहीं, ये कहना चाहिए कि सभी ने तुम्हें कमा का है। जियाओ परिवार का असली ड्रैगन सिर्फ जियाओ तियानजियाओ नहीं है, तुम भी एक सच्चे ड्रैगन हो। जियो यी ने शांति से उसकी ओर देखा। झांग शियोंग ने आगे कहा, हालांकि यह अफसोस की बात है कि आपके और जियाओ तियानजियाओ के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वह एक सच्चा ड्रैगन है जो आकाश में उड़ रहा है, जबकि आप अभी भी कीचड़ में संघर्ष कर रहे हैं, ड्रैगन गेट को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बुरा है कि आपको इस जीवन काल में इसे पार करने का मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज इस दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला के भीतर आप अपनी मृत्यु से मिलेंगे। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, झांग जियोंग ने आक्रमण का नेतृत्व किया। उनके पीछे लेई बाओ और अन्य लोग थे। सभी के चेहरे पर भयंकर क्रूरता थी। झांग शियोंग ने अपने हथियार के तौर पर 2 दस्ताने पहने थे, रात जैसे काले, टंगस्टन लोहे से बने और कांटों से ढके। ये उच्च श्रेणी के प्राथमिक हथियार थे। इन दस्ताने के चारों ओर काली रोशनी घूम रही थी, मानो सारी रोशनी निगलने में सक्षम हो, और जब वह मुक्का मारता तो हवा में एक काली छतरी बन जाती। लेई बाओ की आंखें क्रूरता और घृणा से भरी हुई थी। उनके हाथ में एक लंबा भाला था जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार किसी विषैले सांप की तरह घात लगाए बैठा था। झांग यंग और अन्य 3 शिकारी चारों ओर फैल गए, जिससे शियाओ यी को भागने से रोका गया। उन्हें झांग जियोंग की ताकत पर पूरा भरोसा था, उन्हें विश्वास था कि वह जियो यी को मार सकता है। जियो यी ने काली छतरी का सीधा सामना किया और अपने सामने धधकती पवन पीछा तलवार को घुमाया, 1000 सेनाओं को साफ करते हुए। आंसू लाल तलवार की रोशनी की एक धार ने काली मुक्केबाजी छाया को 2 हिस्सों में फाड़ दिया, और उन धुंधली मुट्ठियों के बीच से एक काली लोहे की मुट्ठी हवा में चीरती हुई निकली। सहज ही जियाओ यी ने धधकती हवा वाली पीछा करने वाली तलवार को अपनी छाती पर क्षैतिज रूप से उठा लिया। काली लोहे की मुट्ठी ने एक जोरदार प्रहार के साथ ब्लेड पर वार किया और जियाओ यी को उड़ा दिया। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। लेई बाओ ने अवसर का लाभ उठाया, उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। मर जाओ। वाह, लंबा भाला, एक विषैले सांप की तरह जो घात लगाकर अपने शिकार को खोजता है। शियाओ यी की पीठ की ओर तेजी से झपटा। बेवकूफ, रास्ते से हट जाओ। झांग जियोंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह चिल्लाया। लेई बाओ स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे की क्रूरता गायब हो गई। हवा में ही जियाओ यी ने भाले का अग्रभाग पकड़ लिया, तेजी से लुढ़का और भाले के तने से चिपककर लेई बाओ की पीठ पर चक्कर लगाने लगा। जैसे ही वे एक दूसरे से टकराए, जियाओ यी की तलवार की धार तेजी से लेई बाओ के गले पर जा लगी। जिस क्षण वह उतरा, जियो यी ने लात मारी, जिससे लेई बाओ का शरीर और सिर झांग जियोंग की ओर उड़ गए। धमाका धमाका। झांग शियोंग ने लगातार 2 घूंसे मारे, जिससे उसका सिर और शरीर दोनों चकनाचूर हो गए, लेकिन जब खून का कोहरा छटा तो वह जियाओ यी को नजरअंदाज कर चुका था। अचानक उसके पीछे से 3 चीखें सुनाई दी। जियाओ यी किसी तरह उसकी पीठ तक पहुंच गया था और शिकार दल के बाकी 3 सदस्यों को सीधे मौत के घाट उतार दिया था। 30 सदस्यीय समूह में केवल झांग जियोंग और झांग यंग ही बचे। झांग यंग, सावधान रहो। झांग शियोंग की आंखें क्रोध से भर आईं जब उसने झांग यंग को देखा, जो शियाओ यी की ठंडी तलवार की धार को चकमा देने में असमर्थ थी, और गुस्से से चिल्लाया, शियाओ यी, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे कबीले को खत्म कर दूंगा।
धम्म, जियाओ यी की ठंडी तलवार की धार झांग यंग के सीने में धंस गई। कलाई घुमाते ही तलवार किसी ड्रिल की तरह घूम गई और झांग यंग के धड़ में एक खूनी गहरा छेद कर दिया। जियो यी ने क्रोधित झांग जियोन की ओर देखा, उसका चेहरा खून से सना हुआ था, और एक मुस्कान के साथ बोला, महान कियान राजवंश का जियो परिवार हमेशा तुम्हारे द्वारा उन्हें नष्ट करने के प्रयास के लिए तैयार है। मैं। झांग शियोंग का चेहरा सख्त हो गया। महान कियान राजवंश का जियाओ परिवार, उन्हें खत्म कर दो, मेरी गांड। उसे तो छोड़िए, पूरा झांग परिवार भी उनके दांतों के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर झांग शियोंग को एहसास हुआ कि यह काम एक बहुत बड़ा नुकसान था। खुद को सही ठहराने का एकमात्र तरीका था कि वह जियाओई का सिर लेकर लौट आए। जियाओई, मैं तुम्हारी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दूंगा। 1000 पत्तियों वाला दानव वशीकरण हाथ। हुश हुश हुश। झांग जियोन की मुट्ठियां लहसुन की तरह पीट रही थीं। प्रत्येक प्रहार से मुट्ठी की दर्जनों परछाइयां बनती थीं जो मिलकर हजारों में बदल जाती थीं, जिससे एक गहरे स्टील का प्रवाह बन जाता था जो उसकी ओर बहता था। मेरी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दोगे? तुम अभी इसके लायक नहीं हो। जियाओ यी ने ठंडी हंसी उड़ाई जब उसके सभी 80 ईश्वरीय सीलिंग बीज एक साथ फूट पड़े, जिससे ईश्वरीय सीलिंग बीज की शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो गई। उसके हाथ में धधकती पवन की पीछा करने वाली तलवार गुनगुनाने लगी, और तलवार के इरादे के बीज की शक्ति ने तलवार की रोशनी को और सघन बना दिया। एक धीमी गर्जना के साथ, निराशा से जीवन। यह आत्मा का पीछा करने वाली जीवन लेने वाली तलवार, निराशा से जीवन का चौथा रुख था। इसने उसकी सारी आंतरिक ऊर्जा को तलवार की धार में संघनित कर दिया, जिससे सबसे शक्तिशाली प्रहार हुआ, जो सामान्य से 3 गुना अधिक शक्तिशाली था। इसके अतिरिक्त जियो यी के भीतर की ऊर्जा गॉड सीलिंग की शक्ति थी, और तलवार इरादे के बीज को बढ़ावा देने के साथ ये प्रहार उसके शिखर से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। धमाका। तलवार की रोशनी आश्चर्यजनक थी। ये प्रकाश की एक किरण की तरह था जो क्षितिज को भेदती हुई, हजारों छायाओं को चीरती हुई, मानो वह आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर देगी। झांग जियोन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने अपने सामने की स्थिति को रोकने के लिए अपनी मुट्ठियां ऊपर उठाईं। पूर्ण रक्षा। धमाका। इस प्रहार ने उसके उच्च स्तरीय तात्विक मुट्ठी रक्षकों की जोड़ी को चकनाचूर कर दिया, जिससे झांग शियोंग खून की बौछार करते हुए उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भय से भर गईं। मैं लगभग मारा ही गया था। क्या ये सचमुच क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की तीसरी परत के किसी व्यक्ति की ताकत हो सकती है? इस व्यक्ति को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। उसकी आंखें निर्दयी निगाहों से जियाओ यी को घूर रही थीं। जियो यी का दिल धड़क उठा। अरे, मैंने उसे नहीं मारा। उस सबसे शक्तिशाली प्रहार से उसके शरीर की सारी ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी। झांग जियोन को क्रूर चेहरे के साथ पीछा करते देख जियो यी ने अपना साहस बटोरा और पूरी गति से भाग गया। पीछा करते हुए उन्होंने दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। वाह! तेज ठंडी हवा के बीच आगे एक अंधेरी चट्टान दिखाई दी, हजारों मीटर ऊंची, जिसका निचला हिस्सा एक नज़र में दिखाई नहीं दे रहा था। एक सुनहरा चील घाटी में उड़ रहा था। गरजती हवा डरावनी सीटी बजा रही थी। हा, भागते रहो। क्या तुम? मैं देखना चाहता हूं कि तुम और कहां भाग सकते हो। झांग जियोनग ने क्रूरता से हंसते हुए करीब से पीछा किया। जियो यी ने गहरी सांस ली। पीछे हटते हुए अनजाने में कुछ कंकड़ चट्टान से नीचे गिर गए, उनके गिरने की आवाज भी सुनने में असमर्थ। झांग जियोंग ने गंभीरता से कहा, जियो यी, अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है, चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। जियाओ यी का चेहरा पानी की तरह स्थिर था। उसकी इस हालत में झांग शियोंग के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। और बच निकलने का सवाल ही क्या। आगे हजारों फीट गहरी खाई थी। जरा रुको। चर्मपत्र के एक टुकड़े की छवि जियाओ यी के दिमाग में उभरी, और अचानक उसके मुंह का एक कोना ऊपर उठा। वह ठंडे दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के साथ वापस मुड़ा। एक बार जब मैं नानहुआंग लौटूंगा तो वह दिन होगा जब आपके झांग परिवार का सफाया हो जाएगा। वाह! वह खाई में कूद गया। झांग शियोंग आगे बढ़ा, लेकिन शियाओ यी का शरीर पहले ही गायब हो चुका था। भौहें चढ़ाते और ठंडी खर्राटों के साथ वह बुदबुदाया, इस चट्टान की दोनों तरफ तलवारों जैसी तीखी दीवारें हैं, हजारों मीटर गहरी, गिरने का मतलब है मौत। आखिरकार ये खतरा टल गया। अथाह घाटी तल, उसके सामने फिरोजा रंग की लहरों वाली एक ठंडी झील थी। पानी बर्फ की तरह ठंडा था और उसमें से ठंडी धुंध उठ रही थी। छप छप। अचानक पानी की सतह पर सफ़ेद झाग फूट पड़ा और एक आकृति बाहर निकली, जो किनारे तक तैरने के लिए संघर्ष कर रही थी और कांपते हुए, सांस लेने के लिए हौंफते हुए, मुंह से खून थूकते हुए नीचे गिर गई। मौत से बाल बाल बचने पर शियाओ यी के होठों पर राहत भरी मुस्कान आ गई। शुक्र है झाओशी के नक्शे ने मुझसे झूठ नहीं बोला, वरना इस बार मैं टुकड़े टुकड़े हो जाता। झांग जियोंग के अथक दबाव का सामना करते हुए जियो यी को याद आया कि झाओशी के नक्शे पर अंकित प्राचीन मकबरा चट्टान के आधार पर ठंडी झील के भीतर गहराई में था। ठंडी झील बहुत विशाल थी, जो चट्टान के आधार के 2/3 हिस्से को घेरे हुए थी।
यही कारण था कि उसने निर्णायक रूप से नीचे कूदने का निर्णय लिया। बेशक नीचे ठंडी झील होने के बावजूद हजारों मीटर ऊंची चट्टान से नीचे गिरना निश्चित रूप से मौत का रास्ता था। पानी में गिरने से पहले जियोई ने 8 चरम मुट्ठी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हवा के प्रवाह के प्रतिरोध के साथ अपने गिरने को धीमा करने के लिए बार बार नीचे की ओर वार किया था। फिर भी अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टूटकर बिखर गया हो। वाह विस्क! अपनी आत्मा को जगाकर शाओई ने दिव्य सिंहासनारूढ़ स्वर्ग वशीकरण कौशल का अभ्यास शुरू किया। 80 देव सीलिंग बीच चकाचौंध भरी रोशनी के साथ खिल उठे, उनकी चमक उसके शरीर को ढंक रही थी और उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक सार को तृप्त कर रही थी। ठंडी झील से उठती धुंध उसकी ओर खींच रही थी और उसके शरीर को ढंक रही थी। उसके चारों ओर धुंध छा गई। दूर घाटी में लगातार तेज हवा के झोंके चल रहे थे। शियाओयी के चारों ओर की धुंध छंटने में पूरा दिन और रात लग गई और उसके चेहरे का रंग कुछ हद तक वापस आ गया। शुक्र है, ये सिर्फ कुछ मामूली अंदरूनी चोटें थीं जिनका मेरे अंदरूनी हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ा। अब जबकि मेरी 70% ताकत वापस आ गई है, मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि इस दिव्य कौशल क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र में क्या खजाना छिपा है। जैसे ही जियोई उठा, उसका शरीर टूट गया और वह वापस ठंडी झील में गिर गया। वह धारा के साथ नीचे की ओर चला गया। ठंडी झील की तलहटी में एक अंधेरा रास्ता था। उसमें से 1000 मीटर से ज्यादा तैरने के बाद जियाओई पानी के नीचे के रास्ते से बाहर निकल आया। आगे का दृश्य अचानक खुल गया। ये गुफा मानवीय कारीगरी के चिन्हों से भरी हुई थी। इसकी चिकनी समतल दीवारें ऐसी प्रतीत होती थीं मानो उन्हें किसी अत्यंत तीक्ष्ण यंत्र द्वारा एक ही वार में तराशा गया हो। पूरी गुफा एक प्राकृतिक संरचना जैसी लगती है, जिसमें किसी भी प्रकार की द्वितीयक खुदाई का कोई निशान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने एक ही बार में पहाड़ के पेट को खोखला कर दिया हो, जिससे इतनी विशाल गुफा बन गई हो? जियोई को अपना विचार कुछ पागलपन भरा लगा। यह एक चट्टानी पहाड़ था। इतनी बड़ी गुफा को एक ही बार में तराशने के लिए किसी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राणी की जरूरत थी। उसकी नज़र गुफा के भीतरी भाग पर पड़ी और बीच में एक पत्थर का घर था। पत्थर के घर के पत्थर उम्र के निशानों से ढके हुए थे। मकड़ी के रेशम के काले जालों से पता चलता था कि इसे बहुत पहले छोड़ दिया गया था। चरमराहट! उसने धूल से सने दरवाजे को धक्का देकर खोला, जिससे धूल इतनी उड़ी कि शियाओयी की भौहें तन गईं। घर में चारों ओर अंधेरा था, फिर भी जियाओयी की नज़र तुरंत बिस्तर पर पड़ी एक आकृति पर पड़ी। यह एक कंकाल था, गहरे पीले रंग का, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा हुआ। उसके पेट के निचले हिस्से में अखरोट के आकार का एक गोल्डन कोर शांत भाव से तैर रहा था, जो एक चमकदार सुनहरी चमक बिखेर रहा था। जियोई ने तेजी से सांस ली। एक गोल्डन कोर दायरे विशेषज्ञ। दिव्य कौशल से ऊपर स्वर्ण कोर है। गोल्डन कोर दायरे के विशेषज्ञ न केवल अपने जीवनकाल के कारण साधारण शरीर से भिन्न होते हैं, जो 200 वर्षों तक होता है, बल्कि इसलिए भी कि गोल्डन कोर दायरे के विशेषज्ञ की हड्डियां कांस्य रंग में बदल जाती हैं, जो अविनाशी और शाश्वत होती हैं। इसलिए गोल्डन कोर दायरे को गोल्डन बॉडी दायरे के रूप में भी जाना जाता है। मैंने सोचा था कि यह एक दिव्य कौशल क्षेत्र का पावर हाउस था, लेकिन ये गोल्डन कोर क्षेत्र से निकला। जियोई ने अपनी उत्तेजना को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। यदि ये केवल गोल्डन कोर रियल्म विशेषज्ञ का अवशेष होता तो वह इस तरह अपना संयम नहीं खोता, लेकिन वहाँ एक पूर्ण स्वर्ण कोर था। गोल्डन कोर दायरे के विशेषज्ञ के जीवन की सारी साधना गोल्डन कोर के भीतर समाहित थी, जहाँ अनंत ऊर्जा का पोषण होता था। जियोई के दिव्य सिंहासनारूढ़ स्वर्ग वशीकरण कौशल में सबसे अधिक कमी क्या थी? यह ऊर्जा थी। ये गोल्डन कोर, यदि मैं इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर सकूं, तो यह मुझे गोल्डन कोर दायरे में लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से शेंटोंग दायरे में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होगा। जियोई बहुत खुश था जब वह गोल्डन कोर रियल्म विशेषज्ञ के अवशेषों के पास गया, घुटनों के बल बैठा और अपना सिर झुकाया। वरिष्ठ, इस कनिष्ठ ने आपको नाराज कर दिया है। दरार! जिस क्षण गोल्डन कोर को पुनः प्राप्त किया गया, सुनहरा कंकाल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी उंगली की हड्डियों से एक गहरे लाल रंग की भंडारण अंगूठी जमीन पर गिरी। एक भंडारण अंगूठी! जियोई ने अपने खून को अपना स्वामी घोषित कर दिया। अंगूठी के अंदर चांदी के केवल कुछ हजार टुकड़े थे। इसके अलावा मिक्स्ड युआन पर्पल मिस्ट स्किल नामक एक गुप्त पुस्तक, एक सुनहरा टोकन और एक पत्र था। लकी जूनियर, जब तक तुम ये पत्र पढ़ोगे तब तक मैं शायद मर चुका होऊंगा। गोल्डन कोर दायरे में पहुंचने की कोशिश में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन जैसे ही मैं कामयाब होने वाला था, मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे धोखा दिया और मैं गंभीर रूप से घायल होकर यहाँ छिप गया। बस एक ही चीज़ की मुझे चिंता सता रही है, वो है मेरी बेटी, जो अभी भी लंगोट में है। मैं हुई हूँ जिसे त्यान किंग साम्राज्य का आयरन ब्लेड किंग कहा जाता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी के लिए मेरा कबीला निपटान कौशल, मिश्रित युआन बैंगनी धुंध कौशल और राजा का टोकन आयरन ब्लेड किंग की संपत्ति पर भेज दें।
उसे बताएं कि मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कॉमरेड किंग जू शिहिंग था। मेरा ये गोल्डन कोर आपके इनाम के रूप में काम करेगा। मैं सदा आभारी रहूंगा। जियो यी तियानकिंग साम्राज्य से नहीं था और उसे पता नहीं था कि आयरन ब्लेड किंग कौन था। लेकिन एक राज्य में राजत्व प्राप्त करना और स्वर्ण अमृत क्षेत्र साधना प्राप्त करना, ये हुई निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जियो यी ने भंडारण अंगूठी जेब में रख ली और गंभीरता से कहा, वरिष्ठ निश्चिंत रहें, मैं आपका सामान आयरन ब्लेड किंग की संपत्ति तक पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर जियो यी ने उस गुफा में उसके लिए एक कब्र खोदी जिसमें कंकाल था, अवशेषों को दफनाया और एक समाधि पत्थर स्थापित किया। तियानकिंग साम्राज्य के लौह ब्लेड राजा हुई का मकबरा। ये सब पूरा करने के बाद जियो यी पत्थर की झोपड़ी के अंदर पालथी मारकर बैठ गया और वहीं पर गोल्डन कोर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस स्वर्ण कोर की ऊर्जा के साथ इसका केवल 10वां हिस्सा परिष्कृत करने से मैं क्यूई गैदरिंग क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता हूं। हालांकि झांग परिवार ने मेरी हत्या करने के लिए लोगों को भेजा है और मुझे डर है कि उनका अगला निशाना किंगजू होगा। मुझे 10 दिनों के भीतर दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला छोड़नी होगी। गुंजन रहस्यमय कौशल ने काम करना शुरू कर दिया और गोल्डन कोर के भीतर की ऊर्जा लालच से खाली गई। नानहुआंग शहर के अंदर झांग जियोंग ने सम्मानपूर्वक अपने सामने खड़े दो लोगों झांग योन को देखा और गंभीर स्वर में बोला, परिवार के मुखिया युवा स्वामी, आपके अधीनस्थ ने मिशन पूरा कर लिया है और जियोई को मार डाला है। अच्छा झांग जियोंग, तुम सचमुच हमारे झांग परिवार के एक स्तंभ हो। झांग योन खिलखिलाकर हंसा और जोर से उसके कंधे पर थपथपाया। झांग जी ने भयावह स्वर में कहा, अंकल जियोंग, क्या आप जियाओई का सिर वापस लाए हैं? झांग जियोनग ने आह भरी, युवा स्वामी, आपका अधीनस्थ अक्षम है। जियोई का शरीर उसकी मृत्यु के बाद घाटी में गिर गया और उसका शरीर पूरा बरामद नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने उस छोटे जानवर को मार डाला। अगर तुम शव वापस नहीं ला सकते तो रहने दो। झांग योंग ने उसे सांत्वना दी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि हम उसका सिर वापस नहीं ला सके और उसे मुझे फोन किंगजू के साथ खेलते हुए नहीं देख पाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झांग जे ने सिर हिलाया और आंखें सिकोड़ लीं। उनकी आंखों के भीतर की ठंडी चमक खतरनाक ढंग से टिमटिमा रही थी। मैं इस पूरे समय फोन किंगजू पर नजर रख रहा हूं। बस लिन बिंगक्सिन उससे अलग नहीं हो पाई है, इसलिए अभिनय करना मुश्किल हो गया है। अंकल शियोंग, यह आप पर छोड़ दीजिए। अब से आप फोन किंगजू पर नजर रखना और जैसे ही वह लिन बिंगक्सिन से अलग हो उसे तुरंत मेरे लिए पकड़ लेना। युवा स्वामी, निश्चिंत रहें। झांग जियोंग ने आश्वासन में अपनी छाती थपथपाई, फिर कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, परिवार प्रमुख लेई बाओ और फोंगेओ के बारे में क्या कहना है? झांग योंग ने अपना हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे झांग परिवार ने कभी भी जियाओई की हत्या करने के लिए किसी को नहीं भेजा है। ये सब लेई बाओ और फोंगेओ द्वारा किया गया था। क्या आप समझते हैं? झांग जियोंग की आंखें चमक उठी। परिवार का मुखिया बहुत प्रतिभाशाली है। दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला के भीतर घने जंगल की गहराई में उदास और भयावह नमहवा खून की तीखी गंध से भरी हुई थी। पेड़ आधे टूट गए थे, घास जमीन पर बिखर गई थी और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लाशें खून से लथपथ बिखरी पड़ी थीं, हर शरीर बुरी तरह विकृत था, कुछ तो कुचलकर चूर्ण चूर हो गए थे। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ 60 मीटर से अधिक ऊंचा एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे गिरने पर एक खाली जगह बन गई। जंगल से 10 मीटर से अधिक लंबा एक बैंगनी रंग का विशालकाय सांप प्रकट हुआ, जिसकी पूंछ गिरे हुए पेड़ के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसने उसे एक झटके से उड़ा दिया। वाह! वह वृक्ष बिना रुके आकाश को ढकता हुआ आगे बढ़ रहा था। युवती की रक्षा करो। ये जानवर वास्तव में तीसरे क्रम तक आगे बढ़ गया है। चलो हम अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला करें। शक्तिशाली रक्षकों का एक समूह दहाड़ते हुए बैंगनी रंग के विशाल सांप की ओर बढ़ा। लेकिन बैंगनी रंग का विशाल सांप, जो अभी अभी तीसरे क्रम के निचले स्तर पर पहुंचा था, दिव्य मार्ग क्षेत्र के प्रथम स्तर के शक्तिशाली सांप के बराबर था। उसकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी, जो उसे घेरने और हमला करने वालों का संहार कर देता था। अपनी रक्तपिपासु निगाहों से आगे की ओर देखते हुए सांप ने अपना शरीर घुमाया और उसका पीछा किया। उसके खुले मुंह से एक भयंकर हवा निकल रही थी, जिससे जंगल के अन्य राक्षस दूर से ही भाग गए तथा दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला के बाहरी क्षेत्र के इस शासक को उकसाने का साहस नहीं कर सके। काले कपड़े पहने 5 मजबूत रक्षक एक युवक और एक महिला के साथ वहां से निकल रहे थे और देख रहे थे कि बैंगनी रंग का विशालकाय सांप उनका पीछा कर रहा है। पांचों ने युवक की ओर मुड़कर कहा कि हम इस जानवर को रोक लेंगे। युवती को लेकर जल्दी से निकल जाओ। निश्चिंत रहो, मैं निश्चित रूप से जुएर को सुरक्षित और स्वस्थ नानहुआंग शहर वापस लाऊंगा। युवक ने लगातार उत्तर दिया। उसने तुरंत उस लड़की को उठाया जिसने सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी और परी की तरह तैर रही थी, और वह तेज गति से भागा।
सफ़ेद पोशाक वाली लड़की का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसकी लंबी सफ़ेद पोशाक के सीने पर चटक लाल रंग के धब्बे थे। उसकी आंखों में निराशा भरी थी। भाई त्यानयिंग, मुझे नीचे उतार दो और खुद चले जाओ। मैं तुम्हें नीचे नहीं घसीटना चाहती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें ज़रूर नानहुआंग शहर वापस ले जाऊंगा, क्यूई त्यानयिंग ने गंभीर चेहरे से कहा। कंधे पर से देखने पर उसे लड़ाई का दृश्य दिखाई दिया। जो 5 लोग बैंगनी विशाल सांप को रोक रहे थे वे सभी मारे गए थे और उनमें से एक को तो उसकी आंखों के सामने पूरा निगल लिया गया था, जिससे क्यूई त्यानयिंग का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, क्योंकि उसने बैंगनी विशाल सांप को अपने पास आते देखा था। अचानक क्यूई त्यानयिंग ने जिस लड़की को उठाया हुआ था उसे सड़क पर फेंक दिया, उसकी घबराहट भरी अभिव्यक्ति को अनदेखा करते हुए, और दूर चला गया। ज़ुए, यहीं रुको, मैं तुरंत मदद लेने जाता हूँ। सफ़ेद पोशाक वाली लड़की ज़ुए हक्की बक्की होकर देखती रही जब क्यूई त्यानयिंग घने जंगल में भाग गई और तारांकन जाओ और अपना स्वयं का सुदृढ़ीकरण खोजो। वह स्पष्टतः बैंगनी विशालकाय सांप को रोकने के लिए उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। मेरे जीवन खत्म हो गया है। एक मछली जैसी हवा उसके ऊपर बह गई और जैसे ही बैंगनी विशाल सांप का खुला मुंह लगभग उसके ऊपर आ गया, ज़ुए ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन उस क्षण आसमान से एक रक्तरंजित तलवार की रोशनी उतरी, जिसने बैंगनी विशालकाय सांप के शरीर पर एक भयंकर घाव कर दिया, जिससे वह लगातार चीखने लगा। उसका विशाल शरीर जंगल के एक बड़े हिस्से को तहस-नहस कर गया। ताली हरे रंग की पोशाक पहने ज़ियाओई शान से तैरता हुआ ऊपर आया। उसने ज़मीन से ऊंची छलांग लगाई और अपनी धधकती हवा वाली पीछा करने वाली तलवार को बैंगनी रंग के विशाल सांप की ओर फेंका, तारों और चांद का पीछा करते हुए। आत्माओं और जीवन को जब्त करना। तलवार की धार से एक रक्तरंजित प्रकाश निकल रहा था, हर बार बैंगनी रंग के विशालकाय सांप के शरीर को चीरता हुआ उसे लगातार चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर रहा था। उसकी नाराज आंखें ज़ियाओई को घूर रही थीं और वह धीमी आवाज में गुर्रा रहा था, मानो भागने की कोशिश कर रहा हो। क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? जियोई ने ठंडी सांस ली, ऊंची छलांग लगाई, तलवार को दोनों हाथों में पकड़ लिया, जैसे कि बढ़ती हुई क्यूई तलवार की नोक पर एकत्रित हो गई हो। 10 दिन की खेती के बाद क्यूई गैदरिंग क्षेत्र की 7वीं परत में कदम रखते हुए उसने पहले ही स्वर्ण कोर का 20वां हिस्सा परिष्कृत कर लिया था। अपने भीतर 140 ईश्वरीय सीलिंग बीजों के साथ उसकी युद्ध शक्ति अब दिव्य मार्ग क्षेत्र के महाशक्ति की पहली परत को पूरी तरह से टक्कर दे सकती थी। एक ही तलवार की ताकत ने दुनिया में आतंक फैला दिया। धमाका! लाल तलवार की धार ने उस विशालकाय सर्प का सिर बेरहमी से काट दिया और उसका विशाल शरीर दर्जनों सेकंड तक संघर्ष करता रहा। उसके बाद उसने अपनी पूरी शक्ति खो दी। शाओई ने भावशून्यता से बैंगनी विशाल सर्प का पेट चीर दिया और एक सांप का पित्ताशय और एक पशु का कोर निकाला। सांप का पित्ताशय किंगजू की जीवन ऊर्जा को पुनः भर सकता है, लेकिन ये पशु कोर एक अप्रत्याशित आनंद है। एक तृतीय क्रम पशु कोर निश्चित रूप से किंगजू को आध्यात्मिक क्षेत्र साधना में कदम रखने की अनुमति दे सकता है। ये बैंगनी रंग का विशालकाय सर्प बिल्कुल वही बैंगनी पैटर्न वाला रक्त अजगर था जिसकी उसे तलाश थी। यह अभी उच्च स्तरीय द्वितीय क्रम से निम्न स्तरीय तृतीय क्रम में आगे बढ़ा था। सौभाग्य से यह अभी टूट गया था, अन्यथा जियोई की वर्तमान ताकत के साथ वह वास्तव में इसे संभालने में सक्षम नहीं होता। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया महानुभाव। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको कैसे संबोधित करूं? ज़ियाओई के पीछे से एक कमज़ोर आवाज़ आई। मैंने इस जानवर का शिकार इसलिए किया क्योंकि मुझे इसे मारना था, न कि तुम्हें बचाने के लिए। जियोई ने उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी चोटें गंभीर हैं। पहले इसका इस्तेमाल खून बहने से रोकने के लिए करो। धन्यवाद महानुभाव। ज़ियाओई द्वारा दी गई सुनहरी दर्द निवारक दवा पाकर दंग रह गई। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसे एक खुशी भरी आवाज़ सुनाई दी, हा, ज़ुए, बहुत अच्छा हुआ कि तुम सुरक्षित हो। मैंने देखा कि बैंगनी रंग का खूनी अजगर पीछे नहीं आया और मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो गया है, इसलिए मैं तुरंत तुम्हें बचाने के लिए वापस दौड़ी। जो व्यक्ति आया था उसका नाम क्यूई त्यानयिंग था। जब उसे पता चला कि बैंगनी रंग का रक्त अजगर उसके पीछे नहीं आया है और भयंकर लड़ाई हो चुकी है, तो वह तुरंत वापस भागा। बैंगनी रंग के पैटर्न वाले रक्त अजगर को खून से लथपथ देखकर उसने स्वयं को प्रकट किया। ज़ुएर का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि क्यूई त्यानयिंग की ओर उसकी निगाहें पहले की प्रशंसा खो गईं और ठंडी हो गईं। आप सुदृढ़ीकरण खोजने गए थे, है ना? बात बस इतनी है कि मैं तुम्हारी चिंता करना बंद नहीं कर सका। क्यू त्यानयिंग ने इस बात को हंसकर टाल दिया। ज़ुए को अकेला छोड़कर भागने का कोई अपराधबोध नहीं दिखाया। उसकी नज़र ज़ियाओई के पीछे खड़े बैंगनी रंग के रक्त अजगर पर पड़ी और उसका फटा हुआ पेट देखकर क्यू त्यानयिंग ने भौहें सिकुड़ी और ज़ियाओई से कहा, युवक, ज़ुए को बचाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम इस बैंगनी रंग के रक्त अजगर की लाश इनाम में ले सकते हो, लेकिन उस सांप की पित्ताशय और जानवर का दिल मुझे वापस करना होगा। उन्हें सौंप दो। जियोई
जुएर का चेहरा बदसूरत हो गया। क्यूई त्यानयिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? बैंगनी पैटर्न वाले रक्त अजगर को इस सज्जन ने मार डाला था। सांप का पित्ताशय और जानवर का कोर तुम्हें क्यों दिया जाना चाहिए? बैंगनी पैटर्न वाले रक्त अजगर के सबसे मूल्यवान भाग वास्तव में उसका पित्ताशय और उसका शरीर था। जहां तक शरीर की बात है तो वह पित्ताशय के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। क्यूई त्यानेंग ने भौहें चढ़ाईं और अप्रसन्नता से कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो जुएर? अगर मैं इस बैंगनी पैटर्न वाले रक्त अजगर को घेरने और कमजोर करने के लिए सभी का नेतृत्व नहीं कर रही होती तो ये युवक इसका फायदा कैसे उठा सकता था? अपना मुंह बंद करें। जुए गुस्से से घूरने लगी। सबको आगे ले जाने में क्या बकवास है? जैसे ही क्यू त्यानेंग को पता चला कि बैंगनी रंग का रक्त अजगर तीसरे क्रम में घुस गया है, वह बहुत पीछे रह गया और अंत में उसे छोड़कर खुद भाग गया। और अब उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह आकर सांप का पित्ताशय और जानवर का मूल मांग रहा था। जुए ने क्षमाप्रार्थी भाव से जियाओ यी की ओर देखा। मुझे सचमुच खेद है सर। जियाओ यी ने हाथ हिलाकर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन क्यूई त्यानेंग अचानक उसके सामने आ गया। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। युवक, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं शॉय शहर से क्यूई परिवार का महान युवा गुरु हूं। अगर तुम आज उस जानवर के मूल और सांप के पित्ताशय को पीछे नहीं छोड़ते तो क्या तुम जानते हो कि इसके क्या परिणाम होंगे? जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी? अगर आप चाहें तो इसे इस तरह देख सकते हैं, क्यूई त्यानेंग ने अहंकार से कहा, मेरा क्यूई परिवार। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसकी आंखों के सामने तलवार की रोशनी चमकी जिससे उसका दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया और जियो यी ने क्यूई त्यानेंग को ठंडे भाव से देखा। मुझे धमकी पसंद नहीं है। तुम बर्बाद हो गए हो। मेरा क्यूई परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यूई त्यानेंग ने अपने कटे हुए हाथ को पकड़ लिया। उसका पीला चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया। जियो यी ने हल्की सी आह भरी। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे धमकी पसंद नहीं है। धम्म! एक तलवार ने उसका गला बंद कर दिया। क्यूई त्यानेंग अपनी खून बहती गर्दन को पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह बुरी तरह से ऐंठ रहा था। उसकी आंखें निराशा और पछतावे से भरी हुई थीं। मिस, क्या आप ठीक हैं? दूर से कई आवाजें आईं। जियो यी ने स्तब्ध जुए की ओर देखा और उदासीनता से बोला, मैं अब विदा लेता हूँ। वाह! जियो यी ने शानदार छलांग लगाई, जंगल में गायब हो गया और सीधे नानहुआंग शहर की ओर बढ़ गया। झांग परिवार, मैं जियो यी वापस आ गया हूँ। नानहुआंग शहर। यद्यपि उनके चले जाने के बाद 10 दिन से अधिक समय बीत चुका था, फिर भी यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। निवास की ओर जाते समय शियाओ यी खून की गंध से सना हुआ था, जिसके कारण लोग उससे दूर रहने लगे। किंगजू, मैं वापस आ गया हूँ। घर में दाखिल होते ही जियाओ यी ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके दिल में एक गहरी बेचैनी सी छा गई। जब वह फोन किंगजू के शयन कक्ष में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पूरी तरह से अव्यवस्था थी और कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? सब लोग कहाँ हैं? जियाओ यी का चेहरा पीला पड़ गया। उस पल में बाहर से लिन बिंगक्सिन की आवाज आई, किंगजू, क्या तुम घर पर नहीं हो? मुख्य दरवाज़ा खुला क्यों है? लिन बिंगक्सिन बेडरूम में आए और उसने देखा कि जियाओ यी उसकी ओर पीट करके खड़ा है। उसकी आंखें चमक उठीं। जियाओ यी, तुम वापस आ गए। जियाओ यी शांत पानी की तरह गंभीर दिख रही थी। उसने लिन बिंगक्सिन का सामना किया। उसकी आंखें जंगली जानवर की तरह भयंकर थीं, जिनसे ऐसी ठंडी रोशनी निकल रही थी मानो वह किसी को निगल जाने की धमकी दे रही हो। लिन बिंगक्सिन को हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई। उसने मुश्किल से निगला। उसकी आवाज़ कांप रही थी, क्या तुम्हें क्या हुआ है? जियाओ यी ने ठंडे चेहरे से कहा, मैंने तुम्हें किंगजू की देखभाल करने के लिए कहा था। वह कहाँ है? वह कहाँ गई? किंगजू गायब है। लिन बिंगक्सिन चौंक गई। तभी उसकी नज़र बेडरूम में पड़ी। उसका चेहरा अचानक बदल गया। असंभव, आज सुबह जब मैं गई थी तब भी वो यहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जियाओ यी का चेहरा पानी की तरह गंभीर बना रहा। तुम आज सुबह ही चले गए? हाँ, लिन बिंगक्सिन ने जल्दी से कहा, मुझे ट्रेजर पवेलियन में कुछ मामलों से निपटना था। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर गया था। झांग परिवार, फैंग परिवार, या ये ब्लैक टाइगर गिरोह है? जियो यी का मन एक खूंखार बाघ की तरह दौड़ रहा था जब वह दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। बेहतर होगा कि तुमने किंगजू को चोट न पहुंचाई हो। अगर उसके सिर के एक भी बाल को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे पूरे कबीले का सफाया कर दूंगा। जियो यी को दरवाजे से बाहर भागते हुए देखना। लिन बिंगक्सिन एक पल के लिए स्तब्ध खड़ी रही, फिर उसे होश आया। ये बुरा है, एक बड़ी आपदा आने वाली है। मुझे तुरंत अपने मालिक को रिपोर्ट करना चाहिए। ... झांग परिवार। भौतिक शरीर लोक के 2 पहरेदार सामने खड़े थे। उन्हें गेट के सामने प्रकट हुए शियाओ यी के रूप की एक झलक भी नहीं मिली। उन्होंने आवाज लगाई, वहां कौन जा रहा है? ये झांग का निवास है। यहाँ घुसने वालों को बेरहमी से मार डाला जाएगा। झांग योन को मुझसे मिलने के लिए बाहर लाओ। जियो यी ने ठंडे स्वर में कहा। कितना दुस्साहस!
एक गार्ड गुस्से से आग बबूला हो गया, तुमने परिवार के मुखिया को नाम से पुकारने की हिम्मत की, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो। मर जाओ। दोनों पहरेदारों ने अपनी तलवारें उठाईं और शियाओ यी पर वार किया। टकरा जाना। जियाओ यी तेजी से आगे बढ़ा और झांग परिवार के द्वार को लात मारकर खोल दिया, जबकि दोनों गार्ड अभी भी तलवार लहराते हुए अपनी मुद्रा में थे, लेकिन उनके गले पर एक लाल रेखा उभर आए और उनके सिर नीचे गिर गए। इस हंगामे ने स्वाभाविक रूप से झांग परिवार के विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। जियाओ यी के सामने कई शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें सबसे आगे झांग जियोनग था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। जियाओ यी, तुम वास्तव में जीवित हो। जियाओ यी ने अपनी प्राणशक्ति का बेतहाशा प्रवाह किया, जिससे झांग परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा विशेषज्ञ पल भर में उड़ गए। पलक झपकते ही वह झांग शियोंग के सामने प्रकट हो गया, जिसने भयभीत होकर बचाव में एक मुक्का मारा। जियाओ यी ने अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल किया, झांग जियोंग की भुजाओं को अलग कर दिया, फिर एक हाथ से उसका गला पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, वह कहाँ है? झांग शियोंग का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। जियाओ यी, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। तुम न केवल उस खाई से कूदने के बाद बच गए, बल्कि तुम्हारी ताकत में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। लेकिन इससे क्या तुम्हें फॉन किंग जू की रक्षा नहीं करनी चाहिए? अभी वह शायद हमारे युवा स्वामी द्वारा पहले ही बर्बाद कर दी गई है। हा हा हा। मृत्यु की तलाश में। जियो यी का चेहरा बहुत ही बदसूरत था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। मौत की तलाश में। हा हा हा। अगर मैं, झांग शियोंग, मरने से डरता तो क्या मैं किसी दल के साथ घात लगाकर तुम्हें मार डालता? झांग शियोंग पागलों की तरह हंसा, तुम घर पर इंतजार करो। जब युवा स्वामी फॉन किंग जू से थक जाएंगे तो वह स्वाभाविक रूप से उसे तुम्हारे पास वापस भेज देंगे। हा हा हा। तुम्हें मरने का डर नहीं है ना? हर उस सांस के लिए जो तुम नहीं बोलोगे, मैं तुम्हारे झांग परिवार के 10 लोगों को मार डालूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को मौत में उसके साथ जाने दूंगा। धधकती हवा की पीछा तलवार के एक आकस्मिक झटके के साथ उन्होंने 10वीं परत के भौतिक शरीर क्षेत्र के एक विशेषज्ञ का सिर धड़ से अलग कर दिया। झांग जियोंग की आंखें क्रोध से फटी हुई थीं। जियाओ यी ने उदासीनता से कहा, 2 सांसें। धम्म। एक अन्य व्यक्ति का सिर काट दिया गया। धम्म। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग। जियाओ यी पहले ही 30 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। मानो किसी रक्तवर्णी मृत्यु के देवता की तरह उसके आसपास के झांग परिवार के शक्तिशाली सदस्य पहले ही अपना धैर्य खो चुके थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत करते, जियाओ यी की तलवार उन पर गिर पड़ती। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर खून की नदियां बह रही थीं, जिससे पूरा सामने का आंगन लाल हो गया था। झांग जियोनग की आंखों में निराशा भर गई। शैतान, तुम शैतान हो। शैतान, अगर मैं राक्षस बन भी गया हूं तो ये तुम ही थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया। जियो यी ने ठंडे स्वर में कहा। भाई जियोंग, बस उसे बता दो, हम मरना नहीं चाहते। एक के बाद एक झांग परिवार के मजबूत सदस्य जमीन पर घुटने टेककर बेकाबू होकर रोने लगे। झांग शियोंग ने देखा कि शियाओ यी ने फिर से अपनी लंबी तलवार उठाई। निराशा में तीव्र अनिच्छा और त्याग मिला हुआ था। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। युवा स्वामी और परिवार के मुखिया फॉन किंग जू को पिछवाड़े में कालकोठरी में ले गए। कृपया हत्या करना बंद करो। मुझे वहां ले जाएं। जियो यी ने एक हाथ से झांग जियोंग को पकड़ लिया, जबकि तलवार की नोक क्यूई गैदरिंग रियल्म थर्ड लेयर के एक ताकतवर व्यक्ति की गर्दन पर टिकी थी, जिसने अपना सिर नीचे झुका लिया और आगे बढ़ गया। पिछवाड़े में एक चट्टानी स्थान के सामने झांग जियोंग ने कहा, कालकोठरी का प्रवेश द्वार चट्टानी दीवार के पीछे है। दरार। जियाओ यी की उंगलियां भींच गईं, झांग शियोंग की गर्दन टूट गई और उसकी लाश एक तरफ फेंक दी गई। जैसे ही उसने अपनी तलवार वापस खींची, झांग परिवार के उस बलवान का गला भी तलवार से जकड़ दिया गया। जियो यी चट्टान के पीछे से भूमिगत मार्ग में प्रवेश कर गया। कालकोठरी के अंदर आग की रोशनी मंद मंद टिमटिमा रही थी, जिससे भयावह माहौल और भी भयावह हो गया था। कभी कभी अंधेरे में चूहे भागते हुए दिखाई देते थे। सबसे गहरी कोशिका में फॉन किंगजू को कसकर बांधकर यातना के तख्ते पर फंसा दिया गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका शरीर खून से सने कोड़ों के निशानों से ढका हुआ था। उसके पैरों के नीचे उसकी नसों में 2 खोखली बांस की नलियां डाली गई थीं, जिससे उसका खून टपक रहा था और जमीन पर धब्बे पड़ रहे थे। फॉन किंगजू के होंठ पीले और फटे हुए थे, उसकी गहरी आंखें उसके सामने झांग जी पिता और पुत्र पर टिकी हुई थीं। क्या तुम बस इतना ही करने में सक्षम हो? ऐसे कौशल के साथ जियाओ यी के खिलाफ बदला लेने का सपना देख रहे हो? इस कुतिया का मुंह वाकई बहुत सख्त है। झांग योंग ने खून से सना कोड़ा जमीन पर फेंक दिया और ताइशी चेयर पर बैठ गया, हाँफते हुए बोला, जियो जी, देखो तुमने इस कुतिया को कैसे कोड़ों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। अब इसके साथ खेलना भी मजेदार नहीं है। झांग जेड के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। क्या पिताजी को यह अच्छा नहीं लगता कि उसके साथ खेलते हुए मुट्ठी भर खून लेना, जिससे वह दर्द से चीख उठे?
हा, तुम्हारे पिता ने पहले कभी किसी औरत के साथ इस तरह नहीं खेला। झांग योंग खिलखिलाकर हंसा। फॉन किंगजू को लगातार कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जियोई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा जियाओई पहले ही मर चुका है, एक गहरी खाई में दफन है। जब तक वह भूत बनकर वापस नहीं आता, वह तुम्हें नहीं बचा सकता। झांग जी ने घमंड से कहा। असंभव, जियोई मर नहीं सकता। फैंग क्विंगजू दहाड़ उठा। हे, मैंने झांग जियोंग और लेई बाओ को जियाओई पर हमला करने और उसे मारने के लिए भेजा था, और झांग जियोंग क्यूई गैदरिंग दायरे की 8वीं परत का एक ताकतवर व्यक्ति है। क्या आपको लगता है कि जियाओई के पास कोई मौका है? झांग जे ने कहा। जियोई मर गया, ऐसा कैसे हो सकता है? फॉन किंगजू का चेहरा निराशा से भरा था। झांग शियोंग, झांग परिवार शिकार दल का नेता था, जो क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र की 8वीं परत का स्वामी था। यदि उसने सचमुच कोई कदम उठाया भी तो शियाओई के बचने की संभावना लगभग नगण्य थी। झांग जेड के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान फैली हुई थी। उसकी लालची और जोशीली निगाहें फॉन किंगजू पर टिकी थीं। उसकी ओर बढ़ते हुए उसने कहा, फॉन किंगजू, जियाओई सचमुच तुम्हारी परवाह करता है। बस अफसोस की बात है कि वो खुद नहीं देख पाया। वो नीचे जाकर ही तुमसे मिल पाएगा, फिर मैं उसे बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कैसे मारा। हा। झांग जी ने फैंग क्विंगजू पर हमला किया, लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक एक बर्फीली, खूनी तलवार जैसी रोशनी प्रकट हुई, और फाफा की आवाज़ के साथ उसने झांग जे को उसकी तीखी चीखों के बीच ही काट डाला। उसके पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, माफ़ करना, मुझे देर हो गई। जियोई, मुझे पता था कि तुम ठीक हो। झांग जे और उसके बेटे द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बावजूद फॉन किंगजू ने एक आंसू भी नहीं बहाया, लेकिन जियाओई को देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाती थीं। जब से उसका दानतियान नष्ट हुआ है, उसके माता पिता के प्यार भरे चेहरे पूरी तरह बदल गए हैं। वह फैंग परिवार से पूरी तरह उम्मीद खो चुकी थी। इसके अलावा उन दिनों में दिन रात जियोई की संगति से उसने उसके दिल में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। जब उसने पहले सुना कि झांग जे ने झांग जियोनग को जियाओई की हत्या करने के लिए भेजा है, तो वह लगभग निराश हो गई थी। आखिरकार झांग जियोंग जियोई से कहीं अधिक मजबूत था। अब तक जियोई को अपने सामने जीवित और स्वस्थ देखकर फॉन किंगजू अंततः अपने लटके हुए दिल को शांत करने में सक्षम हो गई। जियाओई ने यातना की तख्ती पर बंधी फॉन किंगजू को अपनी आंखों में एक पीड़ा भरी नज़र से देखा। उसने अपनी तलवार उठाकर उसकी जंजीरें खोलीं, उसके पैरों से 2 खोखली बांस की नलियां निकालीं, और उसके जख्मों पर सावधानी से सुनहरी घाव भरने वाली दवा लगाई। फॉन किंगजू ने भावनाओं से भरी, सितारों जैसी चमकती आंखों से जियाओई को देखा। दर्द हो रहा है क्या? जैसे ही शियाओई की उंगलियों ने उसके चेहरे पर निशानों को छुआ, फॉन किंगजू अनायास ही दर्द से सिहर उठी। उसने अपने होंठ भींच लिए और हल्की हंसी के साथ कहा, ये दर्द नहीं करता है। वाह! जियोई ने एक लंबी सांस ली और कहा, 1 मिनट मेरा इंतजार करो। फॉन किंगजू ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। फिर जियोई खड़ा हुआ और झांग योंग की ओर देखने लगा, जो झांग जेड के खून बहने को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। तुम कैसे मरना चाहते हो? झांग योंग का चेहरा राख सा हो गया था। झांग जी का जीवन रक्त पूरी तरह से कट चुका था, उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। झांग योंग का वंश भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। उसका चेहरा द्वेष से विकृत हो गया। उसने दिव्य मार्ग क्षेत्र की अपनी तीसरी परत की पूरी ताकत झोंक दी। उसकी आंखें क्रूर हत्या के इरादे से भरी थीं। वह दहाड़ा, अरे कुत्ते, मैं तेरी हड्डियों को चूर चूर कर दूंगा। झांग जी, कमर से नीचे खून से लथपथ, उसका चेहरा मौत की तरह पीला और मुड़ा हुआ, उसकी आवाज़ तीखी और चुभने वाली हो गई। पिताजी, मेरे लिए उसे अपन बना दीजिए। मैं खुद उसके 1000 टुकड़े करना चाहता हूँ, उसका मांस खाना चाहता हूँ, उसका खून पीना चाहता हूँ। झांग योंग ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो। चूंकि उसने तुम्हें अब एक आदमी नहीं बनाया है, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह भूत भी न बन सके। धमाका! झांग योंग का शरीर हिला नहीं, केवल उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। उमड़ती प्राण ऊर्जा हजारों महीन धागों में बदल गई, उसकी हथेली के सामने बुनते हुए एक ऊर्जा क्षेत्र में मिल गई। वह क्षेत्र हवा में घूम गया और एक गर्जना के साथ लाल ज्वाला प्रज्वलित हुई। ज्वलंत ज्वाला हथेली। शेंटोंग क्षेत्र के अभ्यासी अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बाह्यकृत कर सकते हैं। दिव्य कौशल को सक्रिय करने के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करना। उनकी शक्ति सामान्य मार्शल आर्ट की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। आग के गोले ने गर्मी की लहरें आसमान की ओर उछाल दी। उसकी लाल रोशनी ने आधी कालकोठरी को रोशन कर दिया। लपटें एक तीखी फुसफुसाहट की आवाज़ के साथ जियाओई की ओर बढ़ रही थीं। जहां भी आग का गोला गुजरता, जमीन पर पड़ी ईंटें मानो पिघल जाएंगी। कालकोठरी की लकड़ी की पट्टियां आग की लपटों में घिर गईं। जियोई, सावधान रहें! फैंग क्विंगजू चिल्लाया। जियोई की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी साधना क्यूई संग्रहण क्षेत्र की 7वीं परत तक पहुंच चुकी थी, जो दिव्य मार्ग क्षेत्र की पहली परत के एक साधारण साधक को हराने के लिए पर्याप्त थी।
हालांकि झांग योन दिव्य मार्ग क्षेत्र की तीसरी परत पर था। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था और शाओ यी जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकता था। इस युद्ध में देरी नहीं की जा सकती, ये शीघ्र और निर्णायक होना चाहिए। अपनी श्रेष्ठ शक्ति पर विश्वास रखने वाले झांग योंग ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इस लड़ाई को जीतने के लिए जियोई को अपरंपरागत चाल चलने, पहले हमला करने और झांग योन को प्रतिक्रिया देने से पहले ही कुचल देने की जरूरत थी। हजारों सैनिकों का सफाया, सितारों का पीछा और चांद का पीछा, आत्माओं को जब्त करना और जीवन का दावा करना। धधकती हवा की तलवार ने चारों ओर रक्त लाल चमक उत्सर्जित की, मानो वह जियोई की भुजा के साथ पूरी तरह से जुड़ गई हो, जो मनुष्य और तलवार के बीच एकता का संकेत दिखा रही थी। मनुष्य और तलवार के बीच यह एकता तलवार के इरादे को सही मायने में समझने का संकेत थी। तलवार इरादे का बीज पूरी तरह से फूट पड़ा। शियाओ यी की तलवार की चाल अचानक 30% अधिक भयानक हो गई, जिसकी धार ऐसी थी मानो वह स्वर्ग को फाड़ देगी। वाह! स्वीपिंग थ्रू थाउजेंड्स चाल ने सबसे पहले आग के गोले की गति को रोक दिया और फिर चेजिंग स्टार्स एंड मून्स तकनीक ने आग के गोले के सबसे कमजोर बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वह एक तेज धमाके के साथ फट गया। इसके बाद जियोई विस्फोटित आग के गोले से फटा, चिंगारियों से भरे आकाश को चीरता हुआ। उसकी रक्त लाल तलवार की धार चिंगारियों से मिश्रित होकर झांग योन के गले की ओर बढ़ी। तलवार की धार हवा में फैल गई, जिससे झांग योन के कपड़े शोर मचाने लगे। उनका चेहरा भावहीन था। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, लापरवाही से काम कर रहे हो, अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहे हो। वाह! उसके शरीर से विशाल प्राण ऊर्जा फूट पड़ी। यह उसकी हथेली पर संघनित हो गया। मानो लाल दस्ताने पहने हुए झनकार के साथ उसने ब्लेड को पकड़ लिया और चिंगारियों की बौछार के बीच धधकती पवन पीछा तलवार की अजेय गति अचानक रुक गई। झांग योन का बायां हाथ उसकी कमर पर चला गया और उसने अचानक मुट्ठी बांध ली। वाह! उसके बाएं हाथ की चमकदार ऊर्जा एक लाल ब्लेड में बदल गई और शियाओ यी के पेट की ओर बढ़ गई। प्राण ऊर्जा एक हथियार में बदल गई। शेंटोंग क्षेत्र विशेषज्ञ की एक विशिष्ट चाल। हालांकि प्राणशक्ति से बना यह हथियार तात्विक हथियारों जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इसकी शक्ति सामान्य धातु के हथियारों से कहीं ज्यादा थी। अगर यह ब्लेड जियाओ यी पर लग जाता तो वह मरता नहीं, लेकिन अपंग जरूर हो जाता। हा, जियाओ यी, तुम्हारी मौत निश्चित है, झांग जी उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल थीं और तीव्र उत्तेजना से भरी हुई थीं। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसकी जांघों के बीच का घाव फट गया और खून फव्वारे की तरह बहने लगा। अपने दाहिने हाथ को फंसाकर जियाओ यी ने अपने पेट की ओर आते हमले को देखा और उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। 8 चरम सीमाएं झुक गईं। अचानक उसकी एड़ी पर बल पड़ने से वह वहीं घूम गया। झांग योन के बाएं हाथ के हमले से वह बाल बाल बच गया, लेकिन फिर भी उसकी कमर पर एक भयानक घाव हो गया। त्वचा फट गई और मांस फट गया, जिससे जियाओ यी दर्द से छटपटाने लगा। तेज दर्द के बावजूद जियाओ यी जोर से पीछे झुक गया। धम्म! उसकी पूरी पीठ झांग योन की छाती से जोर से टकराए। जियो यी की ताकत पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी और स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली 8 चरम मुट्ठी के साथ मिलकर इस टक्कर ने झांग योन की 3 पसलियां तोड़ दीं और आंतरिक चोटें आईं। जब उसके शरीर को उस स्थान से उठाकर पीछे की ओर फेंका गया तो उसके मुंह से खून बहने लगा। जियो यी ने तेजी से मुड़कर झांग योन का पीछा किया, उसके टखने को पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। धम्म! संपूर्ण कालकोठरी कंपनित हो गई। झांग योन की पीठ जमीन से टकराई, जिससे फर्श की टाइलें टूट गईं और धूल और मलबा उड़ने लगा। जियो यी ने बिना रुके कहा, जब वे नीचे हों तो उन्हें लात मारो। झांग योन के टखनों को पकड़कर उसने उसे बार बार नीचे गिराया। धमाका, धमाका, धमाका! झांग योन ने मानव आकार के हथौड़े की तरह जमीन को चकनाचूर कर दिया, दीवारों से टकराया और मेजों और कुर्सियों को तोड़ दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि झांग योन, जिसकी आंखों में तारे थे और चोटें लगी थीं, समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। दिव्य मार्ग क्षेत्र की तीसरी परत की शक्ति के साथ वह अपनी आधी शक्ति भी प्रदर्शित नहीं कर पाया था कि उसके सातों छिद्रों से रक्त बहने लगा और वह मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। हुश, हुश, हुश! जियाओ यी बवंडर की तरह घूम गया, हवा के तेज झोंके पैदा कर रहा था। अचानक अपनी पकड़ ढीली करते हुए उसने झांग योन को बेरहमी से बाहर फेंक दिया। धप, धप, धप! झांग योन ने 5 कोठरियों की सलाखों को तोड़ दिया और एक पत्थर की दीवार से जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह एक विशाल मानव आकार के गड्ढे में धंस गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। वाह! जियाओ यी नीचे कूदा और धधकती हवा की पीछा करने वाली तलवार ने कोई दया नहीं दिखाई। एक तेज आवाज के साथ झांग योन के माथे को चीरते हुए उसे चट्टान पर मजबूती से जड़ दिया। झांग योन का शरीर अकड़ गया, दीवार से खून टपक रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था, बस भारी सांसें निकल रही थीं। उसकी आंखों में अफसोस के अलावा कुछ नहीं था। जियो यी की नज़र फिर अचंभित झांग जी की ओर गई। तुम्हारी बारी। अब आपकी बारी है। जियो यी की नज़र झांग जे पर पड़ी। उसकी बर्फीली आंखें चाकू की धार की तरह तेज थीं,
जिससे उसकी नज़र से नज़र मिलाना उसके लिए असहनीय हो गया। धमाका। झांग जी का शरीर कांप उठा जब वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके पीले चेहरे पर पहले से अंकित अहंकार और उग्रता की जगह अपमान और आतंक ने ले ली। दया करो जियो, दया करो। ये सब फैंगेओ और लेई बाओ का काम है, मुझे गुमराह करना। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले झांगजे का सबसे बड़ा सहारा झांग परिवार था, पर अब झांग परिवार के सबसे शक्तिशाली योद्धा झांग योन को जियाओई ने बिजली की गड़गड़ाहट से मार डाला था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब वह बस अपनी जान बचाने, जिंदा बचने और रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में दाखिला लेने तक इंतजार करने की उम्मीद कर सकता था, फिर बदला लेने का कोई रास्ता ढूंढ सकता था। तथापि जियोई अविचलित रहा। उसकी निगाहें झांग जी की ओर सहानुभूति से रहित थीं, केवल ठंडक थी। मैंने अभी गिनती की है, किंगजू के शरीर पर 375 कोड़े के निशान हैं। झांग जी स्तब्ध रह गया, उसे जियाओई का मतलब समझ में नहीं आया। जियाओई ने उदासीनता से कहा, मैंने एक बार कहा था, जो कोई भी उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे 10 गुना बदला दूंगा। 375 कोड़े के निशान, मैं तुम्हें 3750 तलवार के वार से बदला दूंगा, और उसके पैरों से खून बहाने के लिए इस्तेमाल की गई 2 बांस की नलियों को 1000 वार के रूप में गिना जाएगा। कुल मिलाकर 5750 वार होंगे। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना? धमाका। झांग जी का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और वह जमीन पर गिर पड़ा। शरीर पर 5000 से अधिक तलवार के वार। क्या ये टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने के समान नहीं था? नहीं, मत करो जियो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, सचमुच। मैं तुम्हारा बैल और घोड़ा बनने को तैयार हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो, कृपया मुझ पर बस एक बार दया करो। झांगजे रेंगता और लुढ़कता हुआ, जियोई के पैरों को बुरी तरह पकड़ता हुआ, फूट फूट कर रो रहा था। 5000 वार तो भूल ही जाए, कढ़ाई की सुई से 5000 बार चुभोने पर उसमें छेद हो जाएंगे। दया दिखाओ। जियाओई ने एक ठंडी हंसी हंसी, उसकी गहरी आवाज में बर्फीले जानलेवा इरादे थे। जब आपने दक्षिणी उजाड़ पर्वत श्रृंखला में मुझे मारने के लिए आदमी भेजे, तो आपने दया क्यों नहीं दिखाई? जब आपने किंगजू को पकड़ लिया और उसे इतनी कठोरता से प्रताड़ित किया, तो आपने दया दिखाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? और अब आप मुझसे खुद को बचाने की भीख मांग रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह शुद्ध भ्रम है? अपनी मां की मृत्यु के बाद से फॉन्ग किंगजू पहला व्यक्ति था जिसने शियाओई को घर की गर्माहट का एहसास दिलाया। वह उसे इस तरह से सताए जाने को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जियाओई का बर्फ सा ठंडा और दृढ़ चेहरा देखकर झांग जी का चेहरा निराशा से भर गया। आसन मृत्यु के सामने उसने अपनी क्रूरता का परिचय दिया। उसकी आंखों में क्रूरता की एक चमक थी। अगर तुम मुझे जीने नहीं दोगी, तो तुम भी मेरे साथ मर जाओगी। वाह! झांग जी की आस्तीन से एक काला खंजर निकला, जिसके ब्लेड पर घातक जहर लगा हुआ था, और सीधे जियाओई पर निशाना साधा गया। कुत्ता मल खाने की अपनी आदत नहीं बदल सकता। जैसे ही धधकती हवा की पीछा करने वाली तलवार ऊपर की ओर उठी, जियोई ने ठंडी सांस ली। थप 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 थप। झांगजे के हाथ कलाई से काट दिए गए। खंजर पकड़े हुए हाथ एक झटके के साथ जमीन पर गिर गया। दर्द ने झांगजे का पूरा चेहरा विकृत कर दिया। आह! जियाओई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। जब तुम भूत बन जाओगे तब तुम इस बारे में बात कर सकोगे। जियोई ने उदासीनता से जवाब दिया। झांगजे को एक हाथ से उठाया और उसे रैक पर लटका दिया। स्नैप! एक हल्के से थप्पड़ से उसने झांग जी का जबड़ा उखाड़ दिया, जिससे उसके लिए अपनी जीभ काटना और आत्महत्या करना भी असंभव हो गया। जियोई ने फॉन्ग किंगजू की ओर रुख किया। उसकी उग्र अभिव्यक्ति नर्म पड़ गई। किंगजू, अपना सिर दूसरी ओर घुमाओ, मत देखो। ठीक है। फॉन्ग किंगजू ने आज्ञाकारी ढंग से मुंह मोड़ लिया। वाह! जियाओई के हाथ में धधकती हवा की तलवार अनगिनत पंखुड़ियों में बदल गई, रंग बिरंगी नीचे उतर रही थी। तलवार की रोशनी की हर किरण झांगजे के शरीर से मांस का एक टुकड़ा निकाल रही थी। खून और उड़ते हुए मांस के बीच असहनीय दर्द ने उसे जकड़ लिया, लेकिन जबड़े विहीन झांगजे बस घुटी हुई सांसों की आवाजें ही निकाल पा रहा था। पसीने के साथ मिश्रित आंसू लगातार गिर रहे थे। उसके पूरे चेहरे पर पश्चाताप और निराशा छा गई। धम्म धम्म। तलवार की चांदी जैसी चमक कालकोठरी में टिमटिमा रही थी। प्रत्येक बार तलवार के प्रकट होने पर मांस के टुकड़े होकर उड़ रहे थे। 1080, 1081, 1082। जियाओई की आवाज़ एक राक्षसी मंत्र की तरह लग रही थी जो आत्माओं को काटती थी। झांग जी की दोनों भुजाएं हड्डियों तक सिकुड़ गई थीं, और वह दर्द से कई बार बेहोश हो गया था, केवल जियाओई द्वारा पुनर्जीवित होने के लिए। ये दर्द इतना तीव्र था कि जीवन भी अवांछनीय लगने लगा। झांग जी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह मौत के आगमन के लिए तरसेगा। टकराना। कालकोठरी का दरवाज़ा अचानक खुल गया, जिससे जियाओई की तलवार थोड़ी रुक गई, और बाहर से कुछ शक्तिशाली लोग अंदर घुस आए। उनका नेतृत्व कर रहे थे खजाने के मंडप स्वामी एल्दयान। उनके ठीक पीछे नानहुआंग नगर के स्वामी सिकोंग नान और झाओ परिवार के मुखिया झाओ यू। जल्दी जियो को ढूंढो।
झांग योंग, अगर तुमने जियो के सिर पर एक बाल भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं झांग परिवार को खत्म कर दूंगा। तथापि जब एल्डयान और अन्य लोगों ने कालकोठरी के अंदर की स्थिति देखी तो उनके द्वारा तैयार किए गए शब्द उनके होठों पर ही मर गए। हिस, भीड़ में एक सामूहिक सदमे की लहर दौड़ गई। एल्डयान ने मुंह में लार थूकते हुए कहा, जियो, जियो, क्या तुम ठीक हो? जियो यी ने पलटकर नहीं कहा, तुम यहाँ हो। एक क्षण रुको, 4000 और तलवारें। 4000 तलवारें, इसका क्या मतलब है? हर कोई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जल्द ही वे समझ गए। 1083, 1084। शियाओई द्वारा प्रत्येक तलवार के वार के साथ एक भयावह संख्या बोली जाती थी और प्रत्येक संख्या के साथ झांगजे से मांस का एक टुकड़ा काटा जाता था। हिस, भीड़ फिर से हौंफने लगी। झांगजी का पीड़ा भरा चेहरा देखकर, जो बोलने में असमर्थ था तथा उसके दोनों हाथों और पैरों में केवल हड्डियों का सफ़ेद हिस्सा बचा था, कुछ कमजोर मजबूत व्यक्तियों को ये दृश्य देखकर हिंसक रूप से उल्टी आने लगी। ये तो 1000 जख्मों से मौत है। ये बहुत बहुत क्रूर है। इतना भयानक। किसी को भी जियाओई को पार नहीं करना चाहिए। बात मत करो, ब्लार्ग। यहाँ तक कि एल्डयान और सिकोंगनान, जो दुनियादारी और अच्छी जानकारी रखते थे, उस समय एक दूसरे को पीले चेहरों से देख रहे थे। सिकोंगनान ने धीरे से कहा, हालांकि मैं सेना में सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को इतनी शांति से लिंची का निष्पादन करते नहीं देखा। एल्डयान ने गंभीरता से सिर हिलाया, जियोई की ओर गहराई से देखा और फॉन किंगजू की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे देखो और तुम जियो को अब और क्रूर नहीं पाओगे। सिकोंगनान ने फॉन किंगजू की ओर देखा और यद्यपि वह जियोई के कोट से ढकी हुई थी, फिर भी उसका शरीर स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त और चोटिल था। वाह, सिकोंगनान ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए चुपचाप खुद को याद दिलाया, ये युवक दोस्ती करने लायक है, दुश्मन नहीं। यदि ये बातें फैल गईं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। आखिरकार वह नानहुआंग शहर का स्वामी था, नानहुआंग का शीर्ष विशेषज्ञ था, और फिर भी वह जियोई को दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। कालकोठरी में खून की तीखी गंध फैल गई थी। जो लोग अपने सामने के चौंकाने वाले दृश्य को सहन नहीं कर सके, वे बहुत पहले ही पीछे हट गए थे, लेकिन जियोई ने जो यादें उनके साथ छोड़ी थीं, वे दुर्स्वप्न जैसी थीं और वे संभवतः अपने जीवन के बाकी समय में इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। भीड़ के भीतर झाओ जियान एक भूत की तरह पीला पड़ गया था। वह भी अभी सबसे उन्मत्त उल्टी करने वालों में से एक था और उसने अपने बगल में झाओ यू को खाली आंखों से देखा। पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपकी सलाह मानी और कभी जियो को परेशान नहीं किया। वास्तव में, झाओ यू ने गंभीरता से सिर हिलाया, जब हम वापस लौटेंगे तो तुरंत फैंग परिवार और ब्लैक टाइगर गैंग से सभी संबंध तोड़ देंगे, समझे? झाओ जियान ने सहमति में गुनगुनाया, हैरान होकर कहा, पिताजी, झांग परिवार के साथ हमारे सहयोग के बारे में क्या ख्याल है? झांग परिवार। झाओ यू की अभिव्यक्ति अजीब हो गई जब उसने विशाल झांग परिवार की संपत्ति को देखा। क्या आज के बाद नानहुआंग शहर में झांग परिवार भी होगा? 3 घंटे बाद जियोई कालकोठरी से बाहर चला गया। उसने फॉन किंगजू को अपनी बाहों में उठा लिया। केवल एल्डयान और सिकोंगनान उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बाकी लोग बहुत पहले ही कालकोठरी से भाग चुके थे। हर कोई लंबे समय तक चलने वाले फांसी के तमाशे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एल्डयान और सिकोंगनान के धैर्य के बावजूद वे भी इस समय पीले पड़ गए थे और किसी भी लाल चीज को देखते ही उनके आंतरिक अंग हिंसक रूप से मचलने लगते थे, जिससे उल्टी करने की तीव्र इच्छा पैदा होती थी। जियो, जियो, जियो। झाओ यू, झाओ जियान और अन्य लोगों ने श्रद्धा से भरे चेहरों के साथ जियोई को देखा। जियोई बेदाग था और चुप रहने के इशारे से उसने फॉन किंगजू को अपनी बाहों में सोते हुए इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, मैं उसे पहले आराम करने के लिए वापस ले जाऊंगा, बाकी तुम लोगों पर निर्भर है। झाओ यू ने भारी स्वर में सिर हिलाया और फुसफुसाया, जियो, निश्चिंत रहो, इसे हम पर छोड़ दो। एल्डयान और सिकोंगनान दोनों ने अपना सिर हिलाया। जियाओ यी ने समूह की ओर सिर हिलाया और फिर झांग निवास से बाहर निकल गया। एक बार जब जियोई चला गया, झाओ यू ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ दोनों को देखा। नगर के स्वामी, एल्डयान, हमें क्या करना चाहिए? एल्डयान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, झांग परिवार का अब अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। सिकोंगनान ने उदासीनता से कहा, झांग परिवार की सारी संपत्तियां जियाओ के नाम कर दी जानी चाहिए। जहां तक झांग परिवार की बात है, अगर आप घास काटते समय उसकी जड़ें नहीं हटाएंगे तो बसंत की हवा उन्हें फिर से जीवित कर देगी। मैं समझता हूँ। झाओ यू ने एहसास में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव था और वह बुदबुदाया, अगर फैंग परिवार को ये सब पता चल गया तो उस बूढ़े आदमी फैंग तियानहाओ को शायद तब तक पछतावा होगा जब तक उसकी आंतें हरी नहीं हो जाती, है ना? मुझे लगता है कि वह इतना क्रोधित होगा कि उसे खून की उल्टी हो जाएगी। सिकोंगनान भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ये सोचना कि एक 18 वर्षीय युवक जो दिव्य मार्ग क्षेत्र के तीसरे स्तर के विशेषज्ञ को मार सकता है,
इतनी प्रतिभा के साथ उसे फ़ोन परिवार से एक बेकार दामाद के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या ये कहना चाहिए कि फ़ोन त्यानहाओ के मानक बहुत ऊंचे हैं, या ये कि वह अंधा है। केवल फैंग परिवार ही अंधा नहीं है। एल्डयान ने भी तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। दूरस्थ महान कियान राजवंश में जियो परिवार केवल जियो त्यानजियाओ को महत्व देता है, जबकि जियो जैसे असली अजगर को अपने घर से निकाल देता है, उसे घर घर दामाद बनाकर फैंग परिवार के पास भेज देता है। कौन जानता है कि जियो परिवार की प्रतिक्रिया क्या होगी यदि एक दिन जियो त्यानजियाओ को मात दे दे। हालांकि यह कहा जाना चाहिए कि जियो त्यानजियाओ ने मात्र 10 वर्ष की आयु में ही अविश्वसनीय प्रतिभा का दावा करते हुए दिव्य कौशल क्षेत्र में कदम रख दिया था। लेकिन जियाओ ही के बारे में क्या? जब वह पहली बार नानहुआंग शहर में आया था तो वह भौतिक शरीर क्षेत्र के पहले स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन अब वह दिव्य मार्ग क्षेत्र की तीसरी परत के विशेषज्ञों को मार सकता था। और यह सब 2 महीने से भी कम समय में हुआ। तो फिर असली ड्रैगन कौन है? जिसके पास आंखें हैं वह देख सकता है। सिकोंग नान और झाओ यू दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और वे तीनों खुद को भाग्यशाली महसूस करने से नहीं रोक सके। अच्छा हुआ कि हमने जियो के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। बाद में झांग परिवार के विनाश की खबर तेजी से फैल गई, जिससे पूरे नानहुआंग शहर में हंगामा मच गया। इस दौरान ट्रेजर पवेलियन के नेतृत्व में लॉर्ड्स मैंशन और झाओ परिवार के सहयोग से एक सैन्य बल ने झांग परिवार के प्रभाव पर व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी। सिर्फ आधे दिन में झांग परिवार की सारी संपत्ति जियाओ यी के नाम कर दी गई, और साथ ही ट्रेजर पवेलियन और झाओ परिवार ने फैंग परिवार और ब्लैक टाइगर गैंग के साथ सभी व्यापारिक लेन देन पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर दी। निर्वासन का फरमान। इससे फैंग परिवार और ब्लैक टाइगर गैंग अंतहीन निराशा में डूब गए। नानहुआंग शहर के भीतर धीरे धीरे यह बात फैल गई कि जिस व्यक्ति ने ये सारा हंगामा खड़ा किया था वह कोई और नहीं बल्कि जियो ही था, जिसे एक बार फॉन परिवार से बेकार दामाद के रूप में निकाल दिया गया था। कुछ ही समय में जियाओ यी का नाम पूरे नानहुआंग में जाना जाने लगा। ये तो वर्जित भी हो गया। ब्लैक टाइगर गैंग के भीतर गिरोह का नेता लेई लाओहू बहुत गुस्से में था। कमरे में सब कुछ तोड़ रहा था, उसका चेहरा उदास था। जियो यी, झाओ परिवार, खजाना मंडप, तुमने हमें बहुत दूर धकेल दिया है। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? हमारे सभी जुआघर बंद हो गए हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गिरोह अपना गुजारा नहीं कर पाएगा। उपनेता ने उदास चेहरे के साथ कहा। लेई लाओहू की छाती हिंसक रूप से फूल गई और अंततः यह एक असहाय और अनिच्छुक आह में बदल गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हम और क्या कर सकते हैं? नानहुआंग शहर में अब कौन जियो यी को भड़काने की हिम्मत करता है? तुरंत एक उदार उपहार तैयार करें, मैं जाकर व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगूंगा। 1 घंटे बाद नंगे सीने और पीठ पर कोड़े लिए लेई लाओहू ने स्वयं माफ़ी से भरी एक गाड़ी खींची और शियाओ यी के आंगन के गेट के सामने घुटने टेक दिए। फिर भी विला का द्वार बंद रहा। फिर भी लेई लाओहू बहुत सावधान थे और उन्होंने कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। एक ही समय पर फैंग परिवार पूरी तरह से अस्तव्यस्त था। एक के बाद एक बुरी खबरें आती रहीं। कुलपति, ये भयानक है। झाओ परिवार, चेन परिवार और झांग परिवार के साथ हमारे सभी सौदे खत्म हो गए हैं। कुलपति, एक घटना घटी है। हमारे फैंग परिवार की दवा की दुकानें तोड़ दी गई हैं। हमारी कपड़े की दुकानें भी तोड़ दी गईं। कुलपति, पूरे शहर में यह बात फैल गई है कि हमारा फैंग परिवार बर्बाद हो गया है। कुछ लोगों ने तो इस पर तुकबंदियां भी गढ़ ली हैं, गाते हुए कि फैंग परिवार अद्भुत है, उसने एक असली अजगर को भगा दिया। अब जबकि असली अजगर आसमान में उड़ रहा है, फैंग परिवार का उठना तय है। बैकवोट 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 बैकवोट। उफ! मुख्य कुर्सी पर बैठे फैंग त्यानहाओ एक के बाद एक बुरी खबरें सुनते हुए कांप उठे। उनका चेहरा पीला पड़ गया और वाक की आवाज़ के साथ उन्होंने मुंह में पुराना खून थूक दिया। पल भर में उनकी उम्र दर्जनों साल बढ़ गई। कांपते हुए उन्होंने फैंग जेंग और उनकी पत्नी की ओर इशारा करते हुए मुश्किल से अपना गुस्सा रोकते हुए कहा, तुम दोनों नाकामियों के अलावा किसी और काम में माहिर नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि जियाओ यी और फैंग किंगजू को वापस बुलाओ, और देखो तुमने क्या कर दिया। फॉन्ग जेंग, जिसके पास केवल एक हाथ बचा था, ने अन्याय महसूस किया। पिताजी, मुझे कैसे पता था कि कचरा इतना मजबूत हो जाएगा? लियू यू ने बेशर्मी से कहा। पिताजी, नाराज मत होइए। इस बार हम ईमानदारी से माफ़ी मांगेंगे। किंगजू बहुत नर्म दिल है, अगर हम उसे अपने दुख से संतुष्ट कर दें तो वह हमें ज़रूर माफ़ कर देगी। फैंग त्यानहाओ की आंखों में आशा की एक चमक चमक उठी। तो फिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? जाओ और उन्हें वापस यहाँ बुलाओ। अल्पविराम। अलग आंगन के बाहर जहाँ जियो यी रह रहा था, फैंग जेंग के 3 लोगों के परिवार ने गेट पर घुटनों के बल बैठे लेई लाओहू को देखा और एक दूसरे को देखा। फैंग हाओ फुसफुसाया, पापा, क्या ये लेई लाओहू नहीं है? ये भी यहाँ घुटनों के बल क्यों बैठा है? क्या जियाओ यी वाकई इतना डरावना है? चुप रहो। फैंग जेंग ने उसे तीखी नज़रों से देखा और धीमी आवाज़ में कहा, अब भी उसे बेकार कहने की हिम्मत है?
याद रखना, जब हम मिलें तो अपना रुख थोड़ा नीचे रखना। चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं, हम उन्हें फैंग परिवार में वापस लौटने के लिए कहने आए हैं। मैं समझ गया। फैंग हाओ ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। तीनों गेट के पास पहुंचे। प्रवेश द्वार पर झाओ जियान पहरा दे रहा था। तीनों को देखकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये जियो के निवास का एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। अहंकार से भरे लियू यू ने झाओ जियान के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, अपनी आंखें खोलो और देखो कि मैं कौन हूं। मैं जियाओ यी की सास हूं। जल्दी करो और जियाओ यी को सूचित करो, हम उन्हें घर ले जाने के लिए यहाँ हैं। झाओ जियान अपना लाल चेहरा पकड़े हुए आश्चर्यचकित दिख रहा था। लियू युन ने अधीर होकर पूछा, तुम अभी भी किस बात से स्तब्ध हो? जाओ और तुरंत रिपोर्ट करो। कोई ज़रूरत नहीं है। गेट के अंदर से जियाओ यी की आवाज़ आई। उसका इरादा लेई लाओहू से मिलने का था, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने फैंग जेंग द्वारा झाओ जियान को मारा गया थप्पड़ सुना और तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। युवा मास्टर जियो। झाओ जियान सम्मानपूर्वक एक तरफ हट गया। फैंग जेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसमें चापलूसी की झलक भी थी। आखिरकार तुम बाहर हो गई, जियो यी। क्या जियाओ यी? ये हमारा प्यारा दामाद है। लियू युन ने फैंग जेंग को एक तरफ धकेल दिया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। दामाद जी, आप और किंगजू इन दिनों बाहर रहकर बहुत कुछ झेल रहे हैं। दरअसल आपके पिताजी और मैंने वो सब आपकी भलाई के लिए किया था, क्योंकि केवल कठिनतम कठिनाइयों से ही कोई श्रेष्ठ बन सकता है। देखिए, हमारी मदद से आपने अब इतनी सफलता हासिल की है। हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि हमें लगता है कि आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है और हम आप दोनों को वापस घर बुला रहे हैं। उनका रवैया पहले से पूरी तरह उलट गया था, यहाँ तक कि उनमें अधीनता का भाव भी दिखाई दे रहा था। ये सत्ता द्वारा लाया गया परिवर्तन था। हालांकि जियाओ यी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और झाओ जियान से कहा, उसने तुम्हें कहाँ मारा? उसे बिल्कुल उसी तरह वापस मारो। झाओ जियान अचंभित रह गया। फैंग परिवार के तीनों सदस्यों की मुस्कुराहट भी गायब हो गई और फैंग झेंग ने पलकें झपकाईं। जियान यी, तुम क्या हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जियो यी ने दोहराया, वापस मारो। झाओ जियान ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ जवाब दिया, ठीक है। थप्पड़। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और लियू युन को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह अचेत हो गई। जियो यी, क्या तुम पागल हो गए हो? हम आपको फैंग परिवार के पास वापस ले जाने आए हैं। फैंग परिवार के तीनों सदस्य पूरी तरह से अचंभित रह गए। बहुत हल्का। जियो यी ने झाओ जियान पर भौहें चढ़ाईं, फिर अपना ध्यान लेई लाओहू की ओर मोड़ा। क्या तुम यहाँ माफ़ी मांगने नहीं आए हो? उन्हें अपन छोड़ दो और फिर तुम वापस जा सकते हो। हाँ, युवा मास्टर जियो। ब्लैक टाइगर गैंग का कभी शक्तिशाली नेता रहा यह व्यक्ति अब एक वफादार प्रवर्तक की तरह फैंग परिवार के 3 सदस्यों की बेरहमी से पिटाई करने लगा। जियो यी, तुमने तो अपनी सास को भी पीटा, तुमने सारी नैतिकता खो दी है। तुम निर्दयी दुष्ट। लेई लाओहू गुस्से से चिल्लाया, युवा मास्टर जियो का अपमान करने की हिम्मत? तुम मौत की तलाश में हो। बैंग बैंग बैंग। लेई लाओहू के प्रहार और भी भयंकर हो गए। मैं हिम्मत नहीं करता, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा, कृपया मुझे छोड़ दो। आधी अगरबत्ती जलने के बाद तीनों जमीन पर पड़े थे, बमुश्किल जिंदा। जियाओ यी ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा, अगर अगली बार हुआ तो कोई रहम नहीं होगा। युवा मास्टर जियो, क्या मैं उन्हें अब फैंग परिवार के पास वापस ले जाऊं? लेई लाओहू ने संकोच से पूछा। जियो यी ने सिर हिलाया। लेई लाओहू ने मुश्किल से जीवित तीनों को फैंग परिवार की ओर खींच लिया। फैंग परिवार का निवास। तीनों की दयनीय स्थिति देखकर फोंग तियानहाओ का चेहरा और भी विकृत हो गया। उसके दांत कसकर भींच गए, उसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। क्या जियो यी है जो सोच रहा था कि मेरा फोंग परिवार उससे डरेगा? कोई फोंग जिन को संदेश भेजे, मैं चाहता हूं कि वह वापस आए और जियो यी और फोंग किंगजू को टुकड़े टुकड़े कर दे। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। फूलों को स्थानांतरित करके और पेड़ों को जोड़कर जियो यी अपनी शक्ति आगे बढ़ाता है। जिस दिन से जियाओ यी ने लेई लाओहू और झाओ जियान को फोंग जेंग के नेतृत्व में फोंग परिवार के 3 आगंतुकों को अच्छी तरह से पीटने के लिए कहा था, फैंग परिवार ने सभी आगंतुकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। उनके सारे कारोबार बंद हो गए। आखिरकार झाओ परिवार, चेन परिवार और यहाँ तक कि ट्रेजर पवेलियन से दमन का सामना करते हुए अब किसी को भी फैंग परिवार के व्यवसायों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कभी चहल पहल से भरा रहने वाला फैंग निवास अब वीरान हो गया था और वहाँ शायद ही कोई आगंतुक दिखाई देता था। इसके विपरीत जियाओ यी के घर पर अक्सर भीड़ रहती थी और दरवाजे पर उपहार देने वालों की लंबी कतार लगी रहती थी। हालांकि एल्ड यान, झाओ यू और सिकोंग नान के अलावा जियाओ यी ने किसी और से मिलने से इनकार कर दिया। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। इन 10 दिनों में स्वर्ण कोर द्वारा प्रदान की गई जबरदस्त ऊर्जा के साथ शाओ यी ने अपने साधना स्तर को उन्नत किया और क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र की 8वीं परत तक पहुंच गया। ईश्वर मुहर बीजों की संख्या 155 तक पहुंच गई थी। उनकी युद्ध शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था।
जियाओ यी की 10 दिनों की सावधानीपूर्वक देखभाल के बाद फॉन किंगजू भी अपनी चोटों से उबर गई थी। शांत कमरे के अंदर फॉन किंगजू ने उलझन से जियाओ यी को देखा। जियाओ यी, तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? जियो यी मुस्कुराए और बोली, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी चोटें ठीक हो जाने पर मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। फॉन किंगजू ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ में उदासी का भाव था। मैं तुमसे पूछ रही थी और तुम मुझे यह नहीं बता रहे थे कि किस तरह का आश्चर्य। अब मैं तुम्हें वह आश्चर्य दे सकता हूँ। जियो यी मुस्कुराया और फॉन किंगजू की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें फिर से साधना शुरू करने की अनुमति दे सकता हूँ। फिर से खेती शुरू करें। फैंग किंगजू दंग रह गई, अचानक खड़ी हो गई। उसने जियो यी के कंधों को पकड़ लिया और उन्हें हिलाया। उसकी आवाज़ अविश्वास से भर गई। जियो यी, क्या तुम गंभीर हो? जियाओ यी ने हंसते हुए कहा, यह सच है। कैसे? ये कैसे संभव है? मेरा डेंटियन टूट गया है, इसकी मरम्मत कैसे हो सकती है? फॉन किंगजू ने धीमी आवाज में कहा। जियाओ यी ने कहा, मेरे पास आत्मा और स्थान का प्रत्यारोपण नामक एक तकनीक है जो आपके डेंटियन को एक पशु कोर से बदल सकती है। हालांकि ऐसा करने से आपकी अधिकतम साधना का स्तर पशु कोर के स्तर तक सीमित हो जाएगा। उन्होंने फॉन किंगजू को आत्मा और अंतरिक्ष प्रत्यारोपण तकनीक की विधियों और सीमाओं के बारे में समझाया। यद्यपि पशु कोर का ग्रेड उसकी अधिकतम साधना स्तर को सीमित करेगा, दूसरे दृष्टिकोण से इसका यह भी अर्थ था कि फॉन किंगजू का भविष्य अधिक संभावनाओं से भरा था। फिलहाल जियाओ यी की साधना पर्याप्त मजबूत नहीं थी, वह केवल तीसरी श्रेणी के जादुई जानवरों का ही शिकार कर सकता था। लेकिन भविष्य का क्या? यदि वह 9वीं श्रेणी के जादुई जानवरों या यहाँ तक कि पौराणिक दिव्य जानवरों का भी शिकार कर सकता और फॉन किंगजू के डेंटियन को एक दिव्य जानवर के कोर से बदल दें, क्या उसमें देवत्व तक पहुंचने की क्षमता नहीं होगी? जियो यी ने गंभीरता से कहा, किंगजू, क्या तुम इस उपचार को स्वीकार करने को तैयार हो? फॉन किंगजू ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, मैं तैयार हूं। तो फिर चलो अब आत्मा और अंतरिक्ष प्रत्यारोपण तकनीक शुरू करते हैं। जियाओ यी ने अपनी नाक को छुआ, कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था। हालांकि इस तकनीक को करने के लिए आपको अपने कपड़े उतारने होंगे, आप देखिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फॉन किंगजू का चेहरा पके सेब की तरह लाल हो गया और उसने शर्माते हुए स्वीकृति की आवाज के साथ जवाब दिया। फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जियो यी ने गहरी सांस ली, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन खुद को शांत करने के लिए मजबूर करने के बाद उसने ट्रांसप्लांटिंग स्पिरिट एंड स्पेस तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये तकनीक सरल नहीं थी, अन्यथा इसे अंडरवर्ल्ड डॉक्टर वंश द्वारा निषिद्ध कला नहीं माना जाता। अंडरवर्ल्ड डॉक्टरों के पूर्वज होने के कारण दक्षिणी सीमा के अंडरवर्ल्ड डॉक्टरों के वंश में किसी को भी ये तकनीक करना नहीं आता था। सौभाग्य से जियो यी को अंडरवर्ल्ड डॉक्टर पूर्वज की विरासत मिली थी, जिससे उसके लिए इसे करना अपेक्षाकृत आसान हो गया। 10 घंटे बाद जियो यी ने बासी हवा की एक लंबी सांस छोड़ी, उसका चेहरा एक शानदार मुस्कान से चमक उठा। किंगजू, बधाई हो, आप नए सिरे से साधना शुरू कर सकते हैं। फॉन किंगजू ने अपने कपड़े वापस पहन लिए, उसका चेहरा पके हुए खुरमा की तरह लाल हो गया था और उसने मच्छर की सिसकारी जैसी धीमी आवाज में सिर हिलाया। कमरे में किसी युवती की खुशबू फैल गई थी, एक हल्की, मनमोहक खुशबू जो मन को बेचैन कर देती थी। हल्की खांसी के साथ जियाओ यी ने अपनी नज़र उसकी सुंदर आकृति से हटा ली और कहा, किंगजू, मेरे पास एक साधना तकनीक है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिसे मिश्रित युवान बैंगनी धुंध कौशल कहा जाता है। ये चौथी श्रेणी की एक उच्च श्रेणी की तकनीक है जो स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक साधना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। मैं इसे अभी तुम्हें देता हूँ। मिश्रित युवान बैंगनी धुंध कौशल का उल्लेख सुनकर फॉन किंगजू की आंखें और भी अधिक चमक उठीं। इस बीच जब जियो यी तकनीक को फैंग किंगजू तक पहुंचा रही थी, दूर स्थित तियानकिंग राज्य की राजधानी में प्रसिद्ध रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के भीतर, रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का विशाल मैदान हजारों लोगों को समायोजित कर सकता था। अकादमी 4 स्तरों में विभाजित थी, स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। स्वर्ग स्तर के छात्र संख्या में सबसे कम थे, लेकिन पराक्रम में सबसे शक्तिशाली थे। सभी स्वर्णिम कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। प्रत्येक छात्र राजपरिवार द्वारा प्रदत्त कुलीन था और उसे उच्च पद प्राप्त था। इसके बाद पृथ्वी स्तर के छात्र थे जो सभी दिव्य मार्ग क्षेत्र की 7वीं परत को पार कर गए। गहन स्तर के विद्यार्थी वे थे जो दिव्य मार्ग क्षेत्र की तीसरी परत से ऊपर थे। दिव्य मार्ग क्षेत्र की तीसरी परत के नीचे शेष छात्र पीले स्तर के छात्र थे। फैंग जिन ने अभी अभी रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी का मूल्यांकन पास किया था और सफलतापूर्वक येलो लेवल का छात्र बन गया था। अकादमी में 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद उसने आधिकारिक तौर पर दिव्य क्षमता क्षेत्र में प्रवेश किया था और छात्रों के इस नए समूह में सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक के रूप में उभरा था। और इस वजह से फैंग जिन ने रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के उच्च वर्ष के छात्रों के बीच भी काफ़ी दोस्त बनाए।
विशेष रूप से जिया सिचुन, जो दिव्य मार्ग क्षेत्र की छठी परत का गहन स्तर का छात्र था, जिसके साथ उसका सबसे अच्छा रिश्ता था। जिया सिचुन राजधानी के जिया परिवार से थे। उनके पिता दरबार में दूसरे दर्जे के अधिकारी थे, जिनकी पृष्ठभूमि काफी प्रतिष्ठित थी। विशेष रूप से उनके बड़े भाई जिया सिदाओ पृथ्वी स्तर के शीर्ष 10 छात्रों में से एक थे, जो दिव्य क्षमता क्षेत्र के शिखर पर थे और किसी भी समय स्वर्णकोर क्षेत्र में आगे बढ़कर स्वर्ग स्तर के छात्र बनने में सक्षम थे। अपनी प्रतिभा के बल पर तथा एक प्रतिष्ठित परिवार के समर्थन से, साथ ही एक शक्तिशाली और सुरक्षात्मक बड़े भाई के होने के कारण, जिया सिचुन भले ही एक प्रोफाउंड स्तर का छात्र रहा हो, लेकिन पृथ्वी स्तर के औसत छात्र भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, जिसकी वजह से उसका स्वभाव घमंडी और दबंग था। कामुकता में लिप्त फैंग जिन ने जिया की पसंद को पूरा करके खुद को खुश कर लिया और इस तरह उसके अच्छे दोस्त बन गए। फॉन्ग जिन, मैं तुम्हें असंख्य फूलों के मंडप में ले चलूंगा, जिया सिचुन ने फॉन्ग जिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन फैंग जिन का चेहरा उदास था और उन्होंने जवाब दिया, भाई जिया, मुझे डर है कि मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। घर पर कुछ काम आ गया है और मुझे वापस जाना है। जिया सिचुन निराश दिखी। उस छोटे से फैंग परिवार को किस तरह की समस्या हो सकती है। फैंग जिन ने अपने हाथों में पत्र फैलाया। उसके चेहरे पर घृणा के भाव थे। मेरा भाई मारा गया और फैंग परिवार दुश्मनों से घिरा हुआ है और गंभीर खतरे में है। मुझे वापस जाना होगा। क्या आपने नहीं कहा था कि फैंग परिवार का मुखिया दिव्य क्षमता क्षेत्र का चतुर्थ स्तरीय विशेषज्ञ था? भले ही नानहुआंग जैसी छोटी और बंजर जगह के दिव्य कौशल विशेषज्ञ अपनी जन्मजात दिव्य कौशल, जो सब झूठे दिव्य कौशल हैं, को बड़ी मुश्किल से जगा पाते हैं। एक चतुर्थ स्तरीय दिव्य कौशल विशेषज्ञ को ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए, है ना? जिया सिचुन ने भौहें चढ़ाईं, हैरान होकर। नानहुआंग एक छोटी और दरिद्र जगह से अधिक कुछ नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ के दिव्य क्षमता क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी वे उच्च दर्जा नहीं देते थे। फैंग जिन ने उग्रता से कहा, लेकिन हमारा प्रतिद्वंद्वी तीसरी परत के दिव्य क्षमता क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार सकता है और ट्रेजर पवेलियन के समर्थन के साथ मेरा फैंग परिवार उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। खजाना मंडप, तो आपके दुश्मन के पास कुछ कौशल हैं। जिया सिचुन ने सिर हिलाया। फॉन्ग जिन को अपने दिल में बढ़ती हुई तात्कालिकता महसूस हुई। जियाओ यी की ताकत के बारे में जानने के बाद वह जानता था कि अकेले बदला लेना मुश्किल होगा और वह जिया सिचुन की मदद लेने पर आमादा था। फैंग जिन की आंखें चालाकी से घूम गईं और उन्होंने आह भरते हुए कहा, मेरी बात न सुनने में मेरे भाई का भी दोष है। फैंग किंगजू किसी दिव्य प्राणी की तरह सुंदर है, नानहुआंग की नंबर 1 सुंदरी। मैंने उसे उस महिला को छूने से मना किया था। उसने मेरी बात नहीं मानी और अंत में वह उस निकम्मे दामाद के हाथों मारा गया जिसे फैंग किंगजू घर लाया था। एक दिव्य प्राणी के समान सुंदर, नानहुआंग की नंबर 1 सुंदरता। जिया सिचुन आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या ये फॉन्ग किंगजू, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वास्तव में इतनी सुंदर है? फैंग जिन का दिल खुशी से उछल पड़ा और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। फैंग किंगजू की सुंदरता पूरे नानहुआंग में प्रसिद्ध है। उसकी तुलना असंख्य फूलों के मंडप के ओरान से कैसे की जा सकती है? फैंग जिन ने अपना सिर हिलाया। 1000 ओरान भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। हिस, जिया सिचुन की आंखें लालच से घूम गईं। लालच और गर्मी उनमें चमक उठी, जैसे उसने अपने होठों को रक्त लाल जीभ से चाटा। फॉन्ग जिन, भाइयों, तुम्हारा काम मेरा काम है। मैं इस बार तुम्हारे साथ नानहुआंग शहर वापस चलूंगा। मेरे वहां होने से खजाने का मंडप भी मुझे कुछ दिखा देगा। लेकिन खैर, फैंग जिन ने अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो भाई जिया, मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मतलब है। एक बार जब मैं अपना बदला ले लूंगा तो मैं फैंग किंगजू को तुम्हारे बिस्तर पर जरूर ले आऊंगा। हा 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 हा, अच्छा भाई, तुम मुझे सचमुच समझते हो। जिया सिचुन खिलखिलाकर हंस पड़ी। फैंग जिन ने उसके साथ मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें ठंडी होती जा रही थीं। जियो यी, फैंग किंगजू, तुम्हारे दिन गिने हुए हैं।